अरे वाह यारो, एक और धमाकेदार रिकैप के साथ आपका स्वागत है। आज हम द रॉन्ग वे टू यूज़ हीलिंग मैजिक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। आज की हमारी कहानी उसातो की है, जो एक हाई स्कूल का लड़का है जिसे गलती से दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, या अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें। उसातो एक अगली और डिस्गस्टिंग पैथेटिक हाई स्कूलर है जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा है। बैड ग्रेड्स, नो फ्रेंड्स, नो गर्ल्स जस्ट लाइक यू। हाँ, वह एक फैंटेसी वर्ल्ड में होने की कामना करता है अपनी बोरिंग ऑर्डिनरी लूजर जिंदगी से निजात पाने के लिए। लेकिन एक दिन कोई उसका छाता चुरा लेता है एंड वह बारिश होने तक इंतजार करने का फैसला करता है। अचानक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सुजुने आती है और उसे स्कूल बंद होने की चेतावनी। उसाटो को लगता है कि यह उसकी अगली फेज को हटाने का संकेत है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आता है, जो एक टिपिकल परफेक्ट डूड है और दावा करता है कि वह यूसाटो को अपना स्पेयर देगा। वे उसाटो से पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ घर जाना चाहता है, और वह यकीन नहीं कर पाता कि कूल किड्स के साथ चलने का मौका मिल गया है। जैसे जैसे वे चलते हैं, उसाटो अपना बेस्ट शॉट मारता है और पूछता है कि क्या वे कपल हैं। दोनों उसे बताते हैं कि ये जस्ट रूमर्स हैं, क्योंकि वे स्टूडेंट काउंसिल में बहुत समय बिताते हैं। सुजुमे उसाटो से पूछती है कि क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, लेकिन वह अपनी मॉम के बेसमेंट में रहने का प्लान करता है। सुजुमे तब खुलासा करती है कि उसके भी कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि वह अपने गोल्स को काफ़ी जल्दी हासिल कर लेती है। वह बताती है कि इसलिए वह आइसोलेटेड महसूस करती है और नहीं लगता कि वह इस दुनिया का हिस्सा है। अचानक सुजुमे और काजुकी रुक जाते हैं। उसाटो कंफ्यूज्ड है और काजुकी पूछता है कि क्या उसने घंटी सुनी, लेकिन उसाटो नहीं सुनता। फिर वे घंटी और भी ज़्यादा लाउड सुनते हैं। जब वह नज़दीक जाता है तो अचानक एक मैजिक सर्कल उनके पैरों के नीचे दिखाई देता है। काजुकी डरने लगता है, जैसे उसाटो दावा करता है कि वे किसी और दुनिया में समन हो रहे हैं। सुजुमे मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह मतलब है कि वे एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां मैजिक मॉन्स्टर्स और हीरोज़ हैं। कुछ ही सेकंड बाद वे अपनी आंखें खोलते हैं और एक अजीब कमरे में पाते हैं, जहाँ एक आदमी एक थ्रोन पर बैठा है। वह गिरी हुई जमाने का राजा लॉयड परिचय देता है। वह उन्हें बताता है कि वे हीरोज़ के रूप में समन किए गए हैं, और उसकी यूजुअल कहानी होती है कि एक डीमन लॉर्ड जिसने खुद को बहाल किया है और अपनी सेना बना रहा है। राज्य पिछले 2 सालों से हमलों का सामना कर रहा है, लेकिन वे कुछ ज़्यादा नहीं बच पाए हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी कि वे किसी और दुनिया से हीरोज़ को समन करें ताकि वे डीमन लॉर्ड का मुकाबला कर सकें। काजुकी उन्हें अपनी दुनिया वापस भेजने के लिए कहता है, लेकिन राजा समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। काजुकी अपने केयरिंग मोड में जारी रखते हुए कहता है कि उनके सबके पास परिवार और अन्य चीज़ें हैं, लेकिन राजा काजुकी के सामने घुटने टेकता है और वादा करता है कि काम खत्म होने के बाद उन्हें वापस भेज देगा। वहाँ का वेल्थी मेज बताता है कि समनिंग स्पेल उन लोगों को ढूंढता है जिनमें हीरो बनने की क्षमता है, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हीरो बनने की क्षमता रखता है उसे घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। सुजुमे और काजुकी समझते हैं कि यह शर्त है, लेकिन वे पहचानते हैं कि उसातो यहाँ एक्सीडेंटली आया है। फिर वे वेस्ली के कमरे में जाते हैं ताकि अपनी मैजिकल एप्टीट्यूड की जांच कर सकें। सुजुमे एक क्रिस्टल बॉल को खुशी से छूती है और एक पीला ग्लो दिखाई देता है। वेस्ली समझाता है कि इसका मतलब है कि वह थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। काजुकी फिर क्रिस्टल बॉल को छूता है और यह सफ़ेद हो जाता है। वेस्ली समझाता है कि उसका लाइट एट्रीब्यूट है, जो डीमन लॉर्ड के खिलाफ सबसे मजबूत है। उसाटो भी इसे ट्राई करने का फैसला करता है, लेकिन एक हरा फ्लैश होता है। सुजुमे और काजुकी सोचते हैं कि यह एक ब्यूटीफुल और काल्मिंग कलर है, लेकिन वेस्ली डरकर उसाटो का हाथ पकड़कर थ्रोन रूम में वापस भाग जाती है। वहाँ वह राजा को काजुकी और सुजुमे की ह्यूज पोटेंशियल के बारे में बताती है, लेकिन एक समस्या है उसाटो। राजा हंसता है, लेकिन जब वह जानता है कि क्रिस्टल ग्रीन हो गया है तो वह हैरान हो जाता है। राजा वेस्ली को चुप होने का आदेश देता है, जिससे यूसाटो को लगता है कि उसका एट्रीब्यूट बुरा है। राजा शुरू से ही प्लानिंग करने लगता है और कहता है कि वे यूसाटो को किसी भी कीमत पर कैसल से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। राजा अपने गार्ड्स को तैयारियां करने के लिए कहता है और यूसाटो पूछता है कि क्या वह खतरनाक है और क्या उसके एट्रीब्यूट जैसा कोई और भी है। राजा परेशान हो जाता है जब वह हाँ कहता है, लेकिन वह व्यक्ति बुरी खबर है। अचानक एक महिला थ्रोन कमरे में आती है, सबको डरा देती है। ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में राजा बात कर रहा था। वह राजा से पूछती है कि समनिंग रिचुअल कैसा गया और क्या हीरोज़ पहले से वहाँ हैं। राजा कूल रहने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसाटो को देखती है और पूछती है वह कौन है। राजा समझाता है कि वह मिस्टेक से बुलाया गया था और हीरोज़ को वह एक एवरेज प्लेब कहता है, लेकिन वह देखती है कि राजा पसीने में है। वह उसका नाम पूछती है और खुद को रोज़ के रूप में पेश करती है, जो रेस्क्यू टीम की कप्तान है। वेल्सी दखल देता है और कहता है कि हीरोज़ क्रिस्टल बॉल के पास इंतजार कर रहे हैं और वह रोज़ को वहाँ ले जाएगा। रोज़ इससे सहमत होती है और वापस जाने की तैयारी करती है। राजा को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यूएसएटो जानना चाहता है कि उसका मैजिक एट्रीब्यूट क्या है। वह मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछता है कि ग्रीन लाइट का क्या मतलब है। ये सुनकर रोज़ रुक जाती है। कमरे के सभी लोग घबरा जाते हैं। रोज़ वापस मुड़कर पूछती है कि उसने ग्रीन कहा था। उसाटो इसकी पुष्टि करता है और वह राजा को बताती है कि वह उसाटो को अपने साथ ले जाएगी। राजा परेशान हो जाता है और वेल्जी एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे उसाटो के चारों ओर एक बबल बन जाता है और उसे किले से बाहर निकल जाता है। लेकिन रोज़ अपनी तेज़ रफ्तार से बाहर निकलती है। वेल्सी का बबल बाहर जाता है और उसे शहर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़ की गति और शक्ति उससे मेल खाती है। वह बबल को मारकर तोड़ देती है। उसाटो को लगता है कि अब उसका अंत है, लेकिन रोज़ उसे पकड़ लेती है। वह राजा को बताती है कि वह उसाटो को एक सही हीलर बनाएगी और चली जाती है। वेल्सी सुजुमे और काजुकी को समझाता है कि उसाटो को ले जाया गया है। वे चिंतित हैं कि वह खतरे में हो सकता है, लेकिन वेल्सी समझाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे रेस्क्यू स्क्वाड के पास ले जाया गया है। वो बताता है कि यूसाटो का एट्रीब्यूट हीलिंग मैजिक है। हीलर्स इस दुनिया में दुर्लभ हैं और रोज़ उनमें से एक है। वो ये भी बताता है कि रोज़ उसाटो को सब कुछ सिखाएगी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग मेथड्स अनकन्वेंशनल हैं। बेस पर पहुंचने के बाद रोज़ समझाती है कि उसाटो में हीलर बनने की क्षमता है। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है
और उसे बताती है कि वह यहीं रहेगा आपसे। फिर वह शेष सदस्यों को बुलाती है, लेकिन जब उसातो ने देखता है तो उसे लगता है कि वे लिटरली एक बैंड ऑफ दंगाई हैं। रोज़ उन्हें उसातो की देखभाल करने को कहती है, लेकिन वे सभी उसे सीरियल किलर्स की तरह देखते हैं। वह डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन लोग खुद को पेश करते हैं जो एक डकैती जैसा लगता है। रोज़ समझाती है कि वे सभी स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन वे हीलर्स नहीं हैं। वास्तव में उसकी रेस्क्यू स्क्वाड में केवल 2 और हीलर्स हैं, लेकिन वे किसी अन्य जगह पर पोस्टेड हैं। इसीलिए वह खुद उसातो को हीलिंग मैजिक सिखाएगी। उसातो डर जाता है। उसके अंदर की इच्छा है कि वह चिल्लाए और भाग जाए, लेकिन वह नहीं हिल पा रहा है। वो एक और इंस्ट्रक्टर के लिए पूछता है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देती है और कहती है कि ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी। दंगाई समूह उसे मुस्कुराते हुए बताते हैं कि रोज़ उसकी ज़िंदगी को कितना मिजरहाल कर देगी, क्योंकि वह उसका ट्रेनिंग करेगी। संक्षेप में उसका जीवन नरक में बदल जाएगा। अगले दिन उसातो काजुकी और सुजुमे से मिलता है, जो खुश हैं कि वह ठीक है। वह उन्हें माफ़ी मांगता है कि उन्हें चिंतित किया, लेकिन याद आता है कि रोज़ है और वो आज उसका ट्रेनिंग शुरू करेगी। दोनों हैरान हैं इस सपोज्ड हेलिश ट्रेनिंग के बारे में और पूछते हैं कि क्या वह तैयार है। उसातो कहता है कि उसके पास और कुछ नहीं है, क्योंकि वह उन्हें कभी मदद करना चाहता है। तभी रोज़ बाहर आती है और पूछती है कि क्या हीरोज़ चले गए। उसातो को वास्तविकता में लौटने का डर लगता है और वह कुछ नहीं कहता। रोज़ समझाती है कि वह जेल में नहीं है और वह जब चाहे अपने दोस्तों से मिल सकता है। बस ट्रेनिंग के दौरान उसातो उसका धन्यवाद करता है और वह उसे एक डायरी देती है ताकि वह अपना ट्रेनिंग कार्यक्रम या जो कुछ भी चाहे लिख सके। उसका पहला ट्रेनिंग दिन हेल का विपरीत था। संक्षेप में उसका पहला कार्य कॉन्सेंट्रेट और रिलैक्स करना था। वह अपने सीने पर कुछ महसूस करता है और रोज़ समझाती है कि वह मैजिक है और वह उसे अपने शरीर से बाहर प्रोजेक्शन करना सिखाएगी। ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद रोज़ उसे एक पुस्तक पढ़ने का आदेश देती है इमेजेस के माध्यम से। रोज़ उनके वर्तमान स्थान और डीमंस के रहने के बारे में बताती है, क्योंकि वे डीमंस के पास हैं। लिंगर डीमंस का पहला टारगेट है। वह उसे पुस्तक पढ़ने को कहती है, क्योंकि वह देश, रेसेस और डीमंस के बारे में जानेगा। उसातो सोचता है कि ये ट्रेनिंग आसान है, लेकिन अगले कुछ दिन अलग थे, क्योंकि रोज़ उसे दौड़ने को मजबूर करती है जब तक उसका शरीर और नहीं कर सकता। फिर भी हर बार जब उसके पैर थक जाते हैं, रोज़ उसे हीलिंग मैजिक से थप्पड़ मारकर फिर दौड़ने को कहती है। उसातो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह कहती है कि यदि वह मर भी जाता है तो वह उसे जिंदा करके फिर से दौड़ाएगी। यूएसएटो सोचता है कि वह पागल है, लेकिन वह अपनी डायरी में इसके बारे में शिकायत करने का फैसला करता है। छठे दिन रोज़ उसे धीमा समझती है और उसका अपमान करती है। वह फर्श में गिर जाता है और फिर से अपनी डायरी में शिकायत करने का फैसला करता है। हालांकि उठने की कोशिश करते हुए उसे पता चलता है कि उसका हाथ जल रहा है। वह कंफ्यूज है कि ये हीलिंग मैजिक की तरह दिख रहा है, लेकिन नहीं समझता कि ये क्यों सक्रिय हो रहा है। 8वें और 9वें दिन लगभग वैसे ही थे। थकावट तक दौड़ो, मार खाओ या लात मारो और इसी तरह पूरा दिन। हालांकि बिना किसी चेतावनी के उसातो हर बार जब भी घायल होता था तो खुद को हील कर लेता था। बाद में वह महसूस करता है कि वह हीलिंग मैजिक का प्रयोग अपने आप कर रहा है और बिना किसी आदेश के फिर से दौड़ने लगता है। लेकिन 10वें दिन कुछ बदल गया, क्योंकि अब वह मैजिक का उपयोग करना जानता है। वह अब बिना थके दौड़ सकता है। हालांकि उसे अभी भी शक है कि वह काजुकी या सुजुमे की मदद कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वह केवल दौड़ सकता है। लेकिन रोज़ ने उसके ट्रेनिंग कार्यक्रम में 1000 पुश यूपीएस जोड़ दिए। उसातो जानता है कि वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने शरीर को संभालने के लिए हीलिंग मैजिक का उपयोग करना जारी रखता है। रोज़ तब बताती है कि वह उसे अपने शरीर को ट्रेन करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि उसे दुश्मन से भागना होगा, युद्ध क्षेत्र में और गिरे हुए सहयोगियों को बचाना होगा। इसलिए जितनी जल्दी वह दौड़ेगा उतनी जल्दी वह उन्हें बचा पाएगा। उएसेटो इन शब्दों से हैरान है, लेकिन वह उसे पुश यूपीएस करने का आदेश देती है। वह ट्रेनिंग जारी रखता है, लेकिन हैरान है कि रोज़ ने उसे डांटा नहीं। वह सोचता है कि उसे इसके बारे में खुश होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वह डरा हुआ है। वह इस ट्रेनिंग के साथ जल्द ही तालमेल बिठा लेता है और रोज़ उसके दौड़ते हुए कुछ वजन भी जोड़ने लगती है। 21वें दिन काजुकी और सुजुमे उसे देखने आते हैं, साथ में प्रिंसेस एना नाइट भी। वहां पहुंचने पर वे उसातो को रोज़ के साथ पुश यूपीएस करते हुए देखकर चौंक जाते हैं। जो एक बड़े पत्थर पर बैठी है उस पर वह शिकायत करती है कि वह बहुत धीमा है और उसे छोड़ने से मना करती है। लेकिन हमारा लड़का बहादुर बनता है और कहता है कि यह बहुत आसान है, क्योंकि वह हल्की है। तो रोज़ एक और पत्थर उस पर रख देती है। यूएसएटो अपने मैजिक का उपयोग करके खुद को हील करता रहता है। रोज़ उसकी दृढ़ता की तारीफ करती है, कहती है कि वह उसका प्रकार का आदमी बन रहा है। अन्य 2 यकीन नहीं कर सकते कि उसातो इस काम से गुजर रहा है, लेकिन सुजुमे जल्दी ही बावला हो जाती है उसके मांसपेशियों को देखकर। हालांकि नाइट गुस्सा हो जाता है और रोज़ के कॉलर को पकड़ लेता है, पूछते हुए कि वह उसातो को क्यों नष्ट कर रही है। रोज़ उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वह अपने तरीकों का उपयोग करेगी ताकि उसातो उसका दाहिना हाथ बन जाए। वह दावा करती है कि उसातो एक अच्छा पकड़ है, क्योंकि वह हारने से नफरत करता है। लेकिन जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है वह है कि वह हार नहीं मानता। रोज़ फिर उसे आराम करने और दोपहर का भोजन करने को कहती है। एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए उसातो जानता है कि वह राज्य का सबसे मजबूत नाइट सिग्लिस है। वह है जो काजुकी और सुजुमे को तलवार का उपयोग करना सिखा रहा है। उसातो इसे प्रभावशाली मानता है। काजुकी तब पूछता है कि क्या उसातो का ट्रेनिंग हमेशा इतना बुरा रहा है जैसा अभी था। उसातो सरल रूप से कहता है कि आज तो काफ़ी आसान था। सुजुमे अपने लड़के के मांसपेशियों को देखने का फैसला करती है। उसकी शर्मिंदगी के बावजूद वह उसके ह्यूज एबीएस पर लगभग झुक जाती है, यहाँ तक कि राजकुमारी भी अपनी उत्सुकता को नहीं रोक पाती। काजुकी फिर से समझाता है कि उसे लगता था कि उसातो को कठिनाई हो रही है। उसातो पुष्टि करता है कि शुरू में वह दौड़ना चाहता था, लेकिन अब वह ठीक है, क्योंकि वह यहाँ ट्रेनिंग और जीवन का आनंद ले रहा है। सुजुमे प्रभावित है कि उसे पहले ही एक जगह मिल गई है। वो अपने हीलिंग मैजिक दिखाता है और समझाता है कि वह उन्हें भी मदद करना चाहता है। सुजुमे इस मौके का उपयोग फ्लर्टिंग करने के लिए करती है। कहती है कि वह जब भी उसकी मदद करे, लेकिन उसातो सिर्फ उसे बताता है कि अब देर हो चुकी है कि वह एक सामान्य लड़की बने।
वह गुस्सा हो जाती है, लेकिन यहाँ तक कि राजकुमारी भी उसके साथ सहमत है। फिर अगले दिन रोज़ उसे एक बैग देती है और कहती है कि वे बाहर जाएंगे। दंगई दिखने वाले लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि अंत में समय आ गया है। उसाटो कन्फ्यूज्ड है, लेकिन कुछ घंटों बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। रोज़ उसे बताती है कि उसके सामने एक जंगल है जिसे लिंगर का अंधकार कहा जाता है। फिर वह उसे उसके आदेश देती है। वह तब तक घर नहीं आ सकता जब तक वह एक ग्रैंड ग्रिजली को मार न दे। उसातो इसे अस्वीकार करने की कोशिश करता है क्योंकि ये सबसे मजबूत मॉन्स्टर्स में से एक है और उसे लड़ना नहीं आता क्योंकि उसे केवल दौड़ना सिखाया गया है। लेकिन रोज़ परेशान होकर उसे जंगल में फेंक देती है। हवा में उड़ते हुए उसातो डर जाता है क्योंकि वह मौत के लिए जा रहा है। फिर वह पीछे मुड़ता है और इम्पैक्ट से बचने के लिए हीलिंग मैजिक का उपयोग करता है, लेकिन वह मरने से इनकार करता है और फिर से पलट जाता है। अपने हीलिंग मैजिक का उपयोग करके सुरक्षित लैंड करता है। वह राहत महसूस करता है कि उसे जीवित बचा लिया और फिर से अपने हीलिंग मैजिक का उपयोग करता है मामूली चोटों को ठीक करने के लिए। हालांकि वह जानता है कि क्योंकि वह अब जंगल के अंदर है तो उसे रोसा के निर्देशों का पालन करना होगा। वह वापस घर आना चाहता है, इसलिए वह एक ग्रैंड ग्रिजली को मारने का फैसला करता है। वह दावा करता है कि ये केवल 7 फीट लंबा मॉन्स्टर है जो किसी के लिए कुछ नहीं है, जिसने नरक को झेला हो। अचानक वही भालू उसके पीछे दिखाई देता है। वह इस भालू से भागने लगता है जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्योंकि उसका ट्रेनिंग बुनियादी रूप से केवल दौड़ना था, वह जानता है कि वह इससे भाग सकता है। वह सोचता है कि कोई भालू उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन भालू उसके पीछे है। वह अपने सभी ट्रेनिंग को याद करता है और कैसे उसने उस दुहक को सहन किया। वह सोचता है कि भालू रोज़ की तरह डरावना नहीं है और इसे मारने का फैसला करता है। लेकिन 2 और भालू बच्चे बड़े भालू के पीछे दिखाई देते हैं। अब हेल भागना और उन सभी भालुओं से बचना है। शिकायत करते हुए अचानक वह एक झरने की आवाज़ सुनता है और उसमें कूदने का फैसला करता है। सौभाग्य से वह उन भालुओं से बच जाता है और बच निकलता है। वह किनारे तक पहुंचता है और अपने कपड़ों को सुखाता है। वह अपने बैग की जांच करता है और देखता है कि उसके पास केवल कुछ राशन, एक कैंटीन और एक छुरी है। वह शिकायत करता है कि उसके पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं है और उसे एक राक्षस कहता है। वह ईंट से भी कठोर रोटी को काटता है और सोचता है कि उसका मिशन असंभव है, लेकिन उसकी स्थिति और भी बदतर हो जाती है जब वह कुछ भेड़िए सुनता है। वह सोचता है कि वह अगले दिन क्या करेगा। वह एक पेड़ पर दिन का निशान लगाता है और सो जाता है। वह अब मिशन के लिए तैयार है और जंगल का अन्वेषण करने का फैसला करता है। वह पेड़ों पर निशान लगाता रहता है ताकि खो न जाए और सोचता है कि उसे पहले अपने दुश्मन को जानना चाहिए। वह ग्रैंड ग्रिजलीज के गुफा को खोजने की कोशिश कर रहा है और पूरे जंगल में घूमता है। वह अंत में कुछ संकेत पाता है। जब वह एक पेड़ पर नाखून के निशान देखता है, वह सोचता है कि ये ग्रैंड ग्रिजलीज के नाखून हैं और ये आसपास हो सकता है। तभी अचानक वह झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनता है और अपनी छुरी निकालता है, लेकिन ये केवल एक खरगोश है। वह कंफ्यूज्ड है कि ये कोई मॉन्स्टर हो सकता है, लेकिन खरगोश आगे बढ़ता है और गिर जाता है। वही एक चोट देखता है और पूछता है कि क्या खरगोश घायल है। उसा तो हैरान है क्योंकि खरगोश अपना सर ऊपर नीचे करता है जैसे उसने उसे समझ लिया हो। वह फिर अपनी हीलिंग मैजिक का उपयोग करने का फैसला करता है कि खरगोश को ठीक करे और उसे पेट देता है। वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है खरगोश को सावधान रहने के बारे में बताने के बाद। हालांकि ऐसा लगता है कि खरगोश उसका पीछा कर रहा है। वह खरगोश से कहता है कि जाओ, क्योंकि ये खतरनाक होगा, लेकिन खरगोश नहीं छोड़ता। उसाटो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन खरगोश उसका पीछा करता रहता है। चूंकि खरगोश नहीं रुकता, उसाटो पूछता है कि क्या वह ग्रैंड ग्रिजली का पता लगा सकता है। खरगोश उस तरफ चलने लगता है और उसकी ओर देखता है। उसाटो समझता है कि इसका मतलब है कि खरगोश का पीछा करना। खरगोश उसे जंगल में ले जाता है। उसाटो को ग्रैंड ग्रिजलीज के गुफा तक ले जाता है। उसाटो पुस्तक में पढ़े अनुसार बिना देखे भालू के व्यवहार का अवलोकन करने का फैसला करता है। ग्रैंड ग्रिजली समूहों में रहते हैं, जो कि मामला लगता है। खरगोश फिर से क्यूट होकर पेट की मांग करता है। एक और दिन बीत गया है और उसाटो अनिश्चित है कि क्या वह अशोधित पानी से अपना कैंटीन भर लेना चाहिए। हालांकि उसे इस बारे में सोचने का समय नहीं है। अचानक खरगोश दिखाई देता है और उसके कंधे पर कूद जाता है। उसाटो को चौंका देता है। उसे लगा था कि खरगोश चला गया था, लेकिन वह लौट आया है। वह सोचता है कि यह एक अजीब खरगोश है और उसे बताता है कि वे फिर से भालुओं का अवलोकन करेंगे। व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है। बड़ा भालू फिर से सो रहा है, लेकिन नीले भालू सुंदर दिखने लगे हैं। उसाटो भी खरगोश को क्यूट मानता है और किसी तरह यह मिशन उसे थोड़ा मजा करा रहा है। हालांकि चौथे दिन उसाटो को पेट दर्द महसूस होता है। वह नदी का पानी पीने के लिए पछताता है, खासकर इसलिए क्योंकि हीलिंग मैजिक इसे ठीक नहीं कर सकता। वह उसे जहर की तरह मानता है और सोचता है कि इसका कोई इलाज होना चाहिए। खरगोश एक बार फिर दिखाई देता है, पेट देखने का आग्रह करता है और उसाटो अपने दर्द के बारे में भूल जाता है। वह केवल 5वें दिन ही रिकवर होता है और खरगोश उसे एक छोटे पॉन्ड तक ले जाता है। उसाटो समझता है कि यह पानी पीने के लिए सुरक्षित है और देता है कि यह नदी के पानी से साफ दिखता है। वो इसका प्रयास करता है और कहता है कि यह और अच्छा भी लगता है, लेकिन खरगोश हालांकि डरा हुआ लगता है। उसाटो जानना चाहता है कि क्या गलत है, लेकिन खरगोश सिर्फ एक पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसाटो कंफ्यूज्ड है और वह भी पेड़ पर चढ़ जाता है। वो देखता है कि खरगोश एक खाली जगह पर देख रहा है। वह सोचता है कि खरगोश किसी मॉन्स्टर के आने का अनुमान लगा रहा है, लेकिन यह अजीब है क्योंकि खरगोश ग्रैंड ग्रिजली को देखकर नहीं डरा था। वह देखता है कि खरगोश थरथर कर रहा है, लेकिन वह फिर कुछ आवाज़ सुनता है। वह ध्यान से देखता है और एक विशाल सफ़ेद सांप देखता है। खरगोश कांपने लगता है और उसाटो सोचता है कि यह किस प्रकार का मॉन्स्टर है। उसने अपनी पुस्तक में कभी नहीं देखा था। सांप फिसल कर जा रहा है और उसाटो को महसूस होता है कि यह एक मॉन्स्टर है, ग्रैंड ग्रिजली से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली। वह इसके गंभीर रक्तस्राव को महसूस करता है और वचन देता है कि वह इसके पास कभी नहीं जाएगा। अगले कुछ दिनों के दौरान उसाटो अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रहा था, लेकिन वह भालुओं का अवलोकन करता रहा। उसे लगता है कि उनका व्यवहार कभी नहीं बदला है और किसी कारण वह उन्हें देखकर शांत महसूस करता है। हालांकि वह जानता है कि अगर वह ग्रैंड ग्रिजली को नहीं मारता तो वह घर नहीं जा सकता और इस विचार के साथ वह तय करता है कि कल का दिन उसे ऐसा करना है,
लेकिन अगले दिन बरसात से भरा है और खरगोश उसाटो को न जाने के लिए मना करता है। उसाटो कहता है कि उसे ऐसा करना है, लेकिन खरगोश उसका पैर खींचने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि मौसम इंग्लैंड में एक औसत दिन जैसा है, वह बरसात बंद होने तक इंतजार करने का फैसला करता है। कुछ घंटों बाद बारिश खत्म हो जाती है और उसाटो बहादुर बनता है। ग्रैंड ग्रिजली को मिन्स करने का वादा करता है। खरगोश उसके कंधे पर कूद जाता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं। उसाटो घर वापस जाने से रोका नहीं जा सकता। खरगोश दुखी है, लेकिन फिर भी उसे जाने देता है। भालू के घर पर पहुंचने पर उसाटो अपनी छुरी की तैयारी करता है, जबकि खरगोश उसके कंधे से कूद जाता है। उसाटो फिर घोंसले में चला जाता है, लेकिन उसे अजीब लगता है कि 3 में से 2 भालू मरे पड़े हैं। वह हैरान है कि क्या हुआ और सोचता है कि रोज उसे मार देगी, क्योंकि कुछ ने ग्रैंड ग्रिजली को उससे पहले मार दिया है। वह करीब से देखता है और काटने के निशान देखता है। वह समझता है कि ऐसा करने वाला वह विशाल सांप था। हालांकि सांप ने उन्हें नहीं खाया, जिसका मतलब है कि उसने मजे के लिए ऐसा किया। उसाटो फिर कुछ पत्थरों से आवाज सुनता है और नजदीक से देखकर घबरा जाता है। वह देखता है कि छोटा भालू बाहर आ रहा है। छोटा भालू अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन व्यर्थ। यह देखकर उसाटो सोचता है कि वह हार से नफरत करता है। वह कभी भी रोज को हराने के लिए सहमत नहीं था, लेकिन अब उसकी शिकार चली गई है और उसका संकल्प कुछ नहीं लाया। छोटा भालू रोने लगता है अपनी माँ के साथ फिर से नहीं खेल पाने पर, और उसाटो सोचता है कि वह इस तरह की चीजें देखना सबसे ज्यादा नफरत करता है। वह फैसला करता है और चला जाता है, छोटे भालू से वादा करते हुए कि वह उसका बदला लेगा। छोटा भालू उसे जाते हुए देखता है, फर्श को सूंघता है और दूसरी दिशा में चला जाता है। इधर काजुकी और सुजुकी उसाटो को देखने आते हैं, जब उन्हें बताया जाता है कि वह पिछले 10 दिनों से जंगल में ट्रेनिंग कर रहा है। काजुकी सोचता है कि यह थोड़ा बहुत लंबा है। चलते हुए सुजुकी काजुकी से कहती है कि वह उसाटो के बारे में उत्साहित लगता है। उसे पूछता है कि क्या वह चिंतित नहीं है, लेकिन वह कहती है कि उसकी चिंताओं के बावजूद उन्हें यूसाटो और रोज पर भरोसा करना चाहिए। जंगल में उसाटो एक छड़ी से एक भाला बना रहा है और अपनी आवश्यक कैलोरी ले रहा है। कुछ स्ट्रेच के बाद वह मन बना लेता है और खरगोश से उसे सांप तक ले जाने को कहता है। खरगोश चिंतित है, लेकिन वह इसे सांप तक ले जाने और वहीं छोड़ जाने को कहता है। खरगोश चलना शुरू करता है और उसाटो पीछा करता है। लंबी पैदल यात्रा के बाद वे सांप को खोज लेते हैं, लेकिन यूसाटो छोटे भालू को देखता है जो सांप से लड़ने की कोशिश कर रहा है। सांप की आंखों में देखते हुए उसाटो सोचता है कि वह डरा हुआ है, लेकिन रोज के जितना नहीं। वह आगे बढ़कर छोटे भालू को चौंका देता है। वह अपना स्तर 30 का भाला फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उसका सर खाने की कोशिश करता है। वह इससे बच जाता है और इसकी आंख में छुरी गड़ा देता है। सांप अपने पूंछ से उसे एक पेड़ के खिलाफ धकेल देता है, लेकिन वह अपने पैर से ठीक होकर खड़ा हो जाता है। फिर वह अपनी छुरी निकालता है और सांप उस पर हमला करता है। यूएसएटो जानता है कि उसे सांप के दाहिने आंख के अंधे स्थान का उपयोग करना चाहिए। वह हमले से बच जाता है और अपनी रफ्तार का उपयोग करके सांप की ओर दौड़ता है। जबकि वह रिकवर हो रहा है, सांप अपनी पूंछ से उसे हमला करता है। वह इससे बच जाता है, लेकिन धुंध की वजह से सांप उसके भुजा को काट लेता है। वह दर्द में चीखता है और समझता है कि सांप ने उसे काटा है। वह अपने पैर का उपयोग करके दर्द से उबरता है और काटे हुए भुजा का उपयोग करके छुरी को मुंह में धकेलता है। सांप हार मान लेता है और उसे आज़ाद कर देता है। हालांकि उसाटो उसके जहर को महसूस करना शुरू करता है। वह सोचता है कि यह उचित नहीं है, लेकिन वह खुद को ठीक करने का तरीका जानता है। नदी के पानी का अनुभव से अगर उसकी चोट आंतरिक है तो उसे अंदर से ठीक होने के लिए अपने पैर का उपयोग करना होगा। इसके साथ वह रिकवर होता है और फिर से हमला करता है। सांप अपनी पूंछ से उस पर हमला करता है, लेकिन छोटा भालू मदद करने का फैसला करता है और इसे रोकने में कामयाब होता है। उसाटो फिर भालू के ऊपर कूद जाता है और सांप के सिर पर लैंड करता है। वह फिर अपने हीलिंग मैजिक से सांप को मारकर गिरा देता है और फिर से भाले से उसकी आंख में मारता है। सांप प्रतिरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह हार मान लेता है और थम जाता है। उसाटो जमीन पर पड़ा है और गहरी सांस लेता है। यह करने में कामयाब होने पर खुश है। हालांकि छोटा भालू उसे गौर से देख रहा है। उसाटो समझता है कि अब वह छोटे के खाने का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन भालू उसे नम्रता से ढूंढता है और यूसाटो उसे पेट देता है, कहते हुए कि उसने उसका बदला ले लिया। वह छोटे से कहता है कि वह उसे ठीक नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उसने अपना ज़्यादातर जादू जहर को ठीक करने में लगा दिया। लेकिन अचानक सांप फिर उठ खड़ा होता है और उन्हें देखता है। उसाटो नहीं हिल सकता और छोटा उसे बचाने की कोशिश करता है। हालांकि हमारा लड़का भारी है। वह भालू को भागने का आदेश देता है, लेकिन सांप उन पर हमला करने के लिए लुढ़कता है। उसाटो समझता है कि यह अंत है और रोज पर भर्त्सना करना शुरू कर देता है। वह सब कुछ उसे ही दोष देता है और उसे एक राक्षस कहता है। अचानक रोज हवा से गिरकर सांप को नीचे धकेल देती है। वह सांप पर गालियां देने लगती है, कहती है कि जब उसाटो लड़ रहा था तो उसे मर जाना चाहिए था। उसाटो और छोटा दोनों हैरान हैं। उसाटो पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है और वह बताती है कि खरगोश ने उसे बुलाया था। उसाटो कंफ्यूज है, लेकिन वह समझाती है कि खरगोश उसका पालतू पशु कुकुरू है, जिसे उसने उसाटो पर नजर रखने को कहा था। उसाटो इसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि खरगोश घायल था। जब वे एक दूसरे से मिले थे, रोज तब खुलासा करती है कि यह उसका विश्वास हासिल करने का हिला था। रोज तब समझाती है कि वह हमेशा आसपास ही थी जरूरत पड़ने पर, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सांप जंगल में आएगा। उसाटो पूछता है कि यह क्या है और वह समझाती है। यह एक मॉन्स्टर है जो डीमन लॉर्ड की सेना द्वारा संशोधित किया गया है। वास्तव में सिगली पिछले डीमन लॉर्ड के आक्रमण में इस सांप को हराने में असमर्थ था। उसे नहीं पता है कि सांप ने कैसे ग्रैंड ग्रिजली को हरा दिया, खासकर क्योंकि राज्य की एलीट फोर्स भी ऐसा नहीं कर सकती। उसाटो उसे एक राक्षस समझता है, क्योंकि उसने उसे ऐसा करने को कहा था। रोज खुलासा करती है कि वह कभी नहीं सोचती थी कि वह उस लड़ाई को जीतेगा। वह केवल उसे अनुभव प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि चीज़ें दिलचस्प हो गईं और वह देखना चाहती थी कि वह क्या करेगा। वह शिकायत करता है कि वह मर ही गया था और छोटा भालू भी उसाटो की रक्षा करने आता है। रोज देखती है कि छोटा एक उसे पसंद करता है। इससे उसे लगता है कि भालू ने अपने माता पिता खो दिए हैं और अकेला है।
वह भालू को पेट देता है और दोनों दोस्ताना व्यवहार करते हैं। रोज उसाटो की प्रशंसा करती है और भालू से कहती है कि वह उनके साथ आएगा, लेकिन उसे उसाटो को ढूंढना होगा। भालू उसाटो को अपनी पीठ पर लेता है और रोज एक हाथ से दोनों को पकड़कर उन्हें वापस ले जाती है। वही उसाटो से कहती है कि उसने इस परीक्षा को पास कर लिया है और अब उसका अधिकार है, वह कंफ्यूज्ड है। लेकिन वह खुलासा करती है कि प्रशिक्षण की कमी के बावजूद उसके पास है उसके साथ युद्ध क्षेत्र पर खड़ा होने का। वह कहती है कि उसके पास सब कुछ है, एक ऐसा शरीर जो पीड़ा को झेल सकता है, शारीरिक क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण एक अटूट आत्मा जो उसकी स्क्वाड में अन्य चिकित्सकों में नहीं है। वह उसे गर्व महसूस करने को कहती है और वे अभी भी समय पर वापस पहुंच सकते हैं। उसाटो कंफ्यूज है, लेकिन वह खुलासा करती है कि डीमन लॉर्ड की सेना हमला करने की तैयारी कर रही है। उसाटो यह सुनकर स्तब्ध है क्योंकि एक और युद्ध शुरू होने वाला है। रोज पुष्टि करती है और कहती है कि वह युद्ध क्षेत्र पर घायलों का इलाज करेगा, उसके साथ इसका मतलब है कि वह अब अग्रिम गार्ड का हिस्सा होगा। उसाटो हैरान है और पूछता है कि बाकी सदस्यों के बारे में क्या। रोज समझाती है कि उनके पास केवल 2 और चिकित्सक हैं, लेकिन उनके पास अलग भूमिकाएं हैं। उसाटो अनिश्चित है कि वह रोज की तरह कर पाएगा, लेकिन वह जवाब देती है कि उन्हें अभी भी कुछ समय है ताकि वह उसे मजबूत बना सकें। इधर डीमन लॉर्ड एक अधीनस्थ अमीला से पूछता है लिंगर राज्य पर आक्रमण करने की उनकी योजना के बारे में। वह पुष्टि करती है कि सब कुछ ठीक है और वे जल्द ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। डीमन लॉर्ड को राहत मिलती है और कहता है कि वही उनकी सेना का नेतृत्व करेगी। वह उल्लेख करता है कि उनका पिछला आक्रमण असफल हुआ था और उसे चेतावनी देता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे और मृत्यु से बचे रहे। वह उसे कुछ आशा देती है और उसे बर्खास्त कर देती है। वापस चलते हुए एक और व्यक्ति ने देखा कि मीला डरी हुई थी। डीमन लॉर्ड के सामने होने के दौरान वह उसे उसका काम करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने को कहती है और उसे मॉन्स्टर डॉक्टर केनोपेम्प कहती है। आदमी दावा करता है कि उसका नाम पहले से ही क्यूट है और जवाब देता है कि उसका काम काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अंत में उसने एक नया डीमन संशोधित मॉन्स्टर प्रोटोटाइप पूरा कर लिया है। वह पूछता है कि क्या वह इसे देखना चाहती है और वह उसके पीछे चली जाती है। फिर वह एक विशाल सांप देखती है, उसाटो द्वारा पहले लड़े गए सांप जैसा ही। डीमन इस मॉन्स्टर को लेकर कूद पड़ता है और इसका नाम अमिला बताता है। हालांकि ये वही नाम है जो उसने अपने पिछले प्रोटोटाइप पर उपयोग किया था, जो लिंगर पर आक्रमण करने के प्रयास के दौरान गायब हो गया था। आदमी शिकायत करता है कि उसका सांप सिग्लीस द्वारा पीटा गया था और वह भाग गया था, लेकिन ये नया मॉन्स्टर काफ़ी मजबूत है। लेकिन अभी भी अमिला को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जानती है कि लिंगर में कोई ऐसा है जो सिग्लीस से भी मजबूत है। आदमी उत्सुक है और पूछता है कि क्या वह किडनैपर्स की बात कर रही है। वह पुष्टि करती है कि वे कभी नहीं लड़ते, लेकिन वे अभी भी युद्ध क्षेत्र पर हैं, घायलों को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। आदमी सोचता है कि वे नुकसान को कम करते हैं, लेकिन अमिला समझाती है कि किडनैपर का बॉस एक चिकित्सक है जो न केवल अद्भुत चिकित्सा क्षमता रखता है बल्कि एक उत्कृष्ट योद्धा भी है। वह व्यक्ति रोज है जो लिंगर में सबसे मजबूत है। अमिला रोज से गहरा नफरत करती है क्योंकि रोज ने उसके मालिक से लड़ा था, लेकिन आदमी इसे बताने के लिए जीवित नहीं रहा। यह मॉन्स्टर उसे शांत होने को कहता है क्योंकि वह उनके आक्रमण के दौरान लड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि उसे सेना का नेतृत्व करना है। लेकिन अमिला चली जाती है, कहती है कि वह लड़ाई को उनके अमर काले जादू उपयोगकर्ता पर छोड़ देगी। उसाटो की ओर वापस वो अपने बिस्तर को याद करके खुश है, जहाँ तक टोंग के कुरकुराने तक, लेकिन उसे उठना और काम करना है। वो नन्हे बेयर को नाश्ते के लिए कुछ फ्रूट्स देता है और पास में रोज का रैबिट देखता है। हालांकि उसाटो उसे कहता है कि वह उसकी इनोसेंट को गलत तरह से इस्तेमाल करने के लिए माफ़ नहीं कर सकता। रैबिट क्यूट बन जाता है और उसाटो उसके लिए लुभ जाता है। फिर भी वह रैबिट को प्यार करने से मना करता है, लेकिन वह इससे बच नहीं पाता। वह बेयर को और अधिक फल देता रहता है और उसे ब्लरेंट कहता है। रोज आती है और वही नाम दोहराती है और पूछती है कि क्या यही उसका नाम है। उसाटो इसकी पुष्टि करता है, कहते हुए कि उसने ब्लू ग्रिजली का कॉम्बिनेशन किया है। रोज को यह सुनकर झटका लगता है, लेकिन वह ये कहने पर ध्यान देती है कि उसने राजा को बेयर के बारे में बताया है और अब यह रेस्क्यू स्क्वाड की संपत्ति होगा। उसाटो इस बारे में कंफ्यूज्ड है और वह खुलासा करती है कि बेयर को भी अपना कर्तव्य करना होगा अगर वह यहाँ रहना चाहता है। छोटा बेयर उसकी मुस्कुराहट से डर जाता है और छिप जाता है। अब सामने आता है कि अब से उसाटो न केवल वजन के साथ दौड़ेगा बल्कि बेयर को भी उठाकर चलेगा। रोज समझाती है ये एक रजीमे होगा जो युद्ध क्षेत्र पर होने वाले के बराबर होगा। वह उसे बताती है कि बेयर को उसके द्वारा रक्षित होने वाला माना जाए। वह उसे दौड़ने का आदेश देती है और वह उसके आदेशों का पालन करता है। वास्तव में उसाटो इसे केवल अतिरिक्त वजन के साथ एक प्रशिक्षण मानता है। वह सोचता है कि सब कुछ है केवल उसके हीलिंग मैजिक को सही से नियंत्रित करना, लेकिन रोज चिल्लाती है कि वो बहुत धीमा है और घायल लोग मर जाएंगे। उसाटो शिकायत करता है, लेकिन अचानक गति बढ़ा देता है तो उन झाड़ियों से बाहर निकलता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसाटो उसे बचा लेता है। एक और आदमी उस पर दौड़ता है, लेकिन वह भी उसे बचा लेता है। वह सोचता है कि ये पागल हैं और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। गुंडे उसका पीछा करते हुए समझाते हैं यह युद्ध क्षेत्र पर होने वाले का सिमुलेशन है। उसाटो तेज दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे चिल्लाते हैं कि और लोग छिपे हैं, लेकिन उसाटो गति बढ़ाता है और दौड़ता रहता है। अगले 1 घंटे के लिए अन्य लोग पेड़ों से चिपचिपे पानी के गुब्बारे फेंकते हैं, जिससे उसाटो को सांस रोककर दौड़ना पड़ता है। कुछ लोग भूमि से लकड़ी के तलवारों के साथ बाहर आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बचता है। 3 घंटे की दौड़ के बाद एक और आदमी एक रस्सी काटता है ताकि उसाटो डोंकी कोंग खेले, लेकिन चौथे घंटे में उसाटो अंततः अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे अजीब महसूस होता है। रैबिट झाड़ियों से बाहर निकलकर मुस्कुराता है, लेकिन उसाटो घबराकर उसके ऊपर कूद जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रैबिट फिर से ऐसा कर रहा है। समय के साथ उसाटो और भी अजीब महसूस करने लगता है और अंततः गिर जाता है। बिना जाने क्यों उसाटो कंफ्यूज्ड है क्योंकि वह कम से कम आधे दिन तक तो टिक सकता था। रोज आती है और समझाती है कि यही उसकी युद्ध क्षेत्र की सहन शक्ति होगी। उसाटो बहुत कंफ्यूज है, लेकिन वह समझाती है
कि मानव शरीर भावनाओं जैसे चिंता, डर और नाराज़गी से भी थक जाता है। यही वजह है कि वह सामान्य से ज़्यादा जल्दी थक गया। उसाटो पूछता है कि वह क्या कर सकता है, लेकिन वह उसे ठीक करती है और उसे इन भावनाओं के साथ आने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसे अपनी मानसिक दृढ़ता और स्थितिगत जागरूकता बढ़ानी होगी। फिर वह चली जाती है और उसे दोपहर में शहर और किले के चारों ओर दौड़ने का आदेश देती है। उसाटो बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन वह उन आदेशों का पालन करता है। लेकिन हर नागरिक हैरान है कि एक व्यक्ति एक नीले भालू के साथ सड़कों पर दौड़ रहा है। उसाटो जानता था कि ऐसा ही होगा। भले ही ब्लोरिन एक अच्छा व्यवहार करने वाला मॉन्स्टर हो, अचानक लोग मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि वे समझ गए हैं कि उसाटो भी रेस्क्यू स्क्वाड का हिस्सा है। अचानक ब्लोरिन कुछ सूंघता है और जाग जाता है और आगे इशारा करता है और उसाटो फल की दुकान पर रुक जाता है। उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन वह उन फलों का नाम पूछता है। बूढ़ी महिला उन्हें मोती कहती है। उसाटो फिर पूछता है कि लोग क्यों घबरा नहीं रहे हैं जबकि वह अपने पीठ पर एक मॉन्स्टर ले जा रहा है। महिला बताती है कि ये इसलिए है क्योंकि वह रेस्क्यू स्क्वाड का हिस्सा है। वह उसके यूनिफॉर्म के बारे में बात करती है और खुलासा करती है कि गैंग भी लगातार शहर में दौड़ते रहते हैं। उसाटो इस बारे में सोचता है और पुष्टि करता है कि देखते देखते कोई भी इसके आदी हो जाएगा। जब वह जाने वाला होता है तो महिला उसे एक मोती देती है और ब्लोरिन उसे खा लेता है। जैसे ही उसाटो भाग जाता है, एक छोटी लड़की बूढ़ी महिला से पूछती है कि क्या वह रेस्क्यू स्क्वाड का हिस्सा है। महिला पुष्टि करती है और पूछती है कि वह क्यों जानना चाहती है। लड़की केवल उसे देख लेती है और चली जाती है। उसाटो फिर तेजी से किले पर जाने की योजना बनाता है ताकि सुजुमे और काजुकी से मिल सके। हालांकि एक व्यक्ति उसे गुजरते देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। व्यक्ति उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वो हमेशा पीछे रह जाता है। उसाटो तभी ध्यान देता है जब व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है और पूछता है कि वह ठीक है। उसाटो उसका इलाज करता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। व्यक्ति बताता है कि उसने बस उससे नमस्कार करना चाहा था क्योंकि वो भी रेस्क्यू स्क्वाड का हिस्सा है। उसाटो कंफ्यूज होता है, लेकिन व्यक्ति अपने को फ्लावर परिचय देता है, जो दूसरे दो हीलर्स में से एक है। पूरी कहानी सुनकर फ्लोआ को यह जानकर खुशी होती है कि उसाटो गलती से हीरोज के साथ बुलाया गया था। उसाटो कहता है कि वह इसे भूल गया था क्योंकि वह हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा है। फ्लोरे को लगता है कि उसाटो अद्भुत है कि वह रोज के प्रशिक्षण को संभाल पा रहा है क्योंकि वह और उसकी बहन नहीं कर पाए। उसाटो पूछता है कि क्या वह दूसरी हीलर है। फ्लोरे पुष्टि करते हुए कहती है कि वह 5 साल छोटी है और वे किले के शहर में एक क्लिनिक चलाते हैं जहाँ वे लोगों का मैजिक से इलाज करते हैं। लेकिन उसाटो को यह समझ में नहीं आता कि फ्लोरे अभी गिरा क्यों था। फ्लोर समझाता है कि वह खुद का इलाज करना नहीं जानता, वह केवल दूसरों का ही इलाज कर सकता है। उसाटो को आश्चर्य होता है कि हीलर्स के अलग अलग प्रकार हैं और फ्लोर पुष्टि करता है कि वे सभी रेस्क्यू स्क्वाड के सदस्य हैं, इसलिए जब भी ज़रूरत हो वे अपने कप्तान की मदद करते हैं और सभी का इलाज करते हैं। इन शब्दों को सुनकर उसाटो को याद आता है जब रोज ने उसे बताया था कि वह उसके साथ सामने के मोर्चे पर जाएगा और घायलों का इलाज करेगा। वह चिंतित हो जाता है और फ्लोरे से पूछता है कि युद्ध क्षेत्र पर उनकी भूमिका क्या है। फ्लोरे जवाब देता है कि गुंडे घायलों को सामने के मोर्चे से ले आते हैं जबकि वह और उसकी बहन उनका इलाज करते हैं, यानी वे रियर की सहायता है। लेकिन उसाटो बताता है कि वह रस्सियों के साथ सामने के मोर्चे पर जाएगा। फ्लोरे हैरान है और उसाटो पूछता है कि क्या कोई जैसा वैसा कर सकता है। फ्लोरे बताता है कि सबसे अधिक खतरे में हीरो और नाइट हैं और अगर वे घायल हो जाते हैं तो शायद वे मर जाएंगे, लेकिन अगर सामने के मोर्चे पर भी हीलर मौजूद हों तो उन लोगों को बचाया जा सकता है। वह बताता है कि यह एक कठिन और खतरनाक काम है। हालांकि वह जानता है कि रोज किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर नहीं जाएगी जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा न करती हो। उसाटो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और परेशान हो जाता है। फ्लोरे अपनी क्लिनिक वापस जाने के लिए उठता है। फ्लोरे जाने से पहले उसाटो से कहता है कि वह रोज से नफरत न करे क्योंकि वह अपने शब्दों का मापन करना नहीं जानती। लेकिन उसाटो फ्लोरे को बताता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कभी भी उससे नफरत नहीं किया। वास्तव में उसके पास उसके लिए कुछ कहने को भी है। उसाटो फिर से दौड़ने लगता है और फ्लोर को राहत महसूस होती है कि रोज अंततः उस व्यक्ति को मिल गई है जिसकी वह तलाश कर रही थी। अचानक फ्लोर की बहन आती है और शिकायत करने लगती है कि क्या उसका मरने का इच्छा है कि वह घूम रहा है। वह उसे बताता है कि वह इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसकी नज़र कुछ और ही कहती है। वह उसे बताता है कि उसने कुछ दिलचस्प व्यक्ति से मिलकर आया है और वह उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक होती है। लेकिन फ्लोरे कहता है कि वह आगे चलकर उसे पसंद कर लेगा। इधर उसाटो के लिए पहुंचता है और बेर के साथ अंदर जाने की अनुमति मांगता है। गार्ड उसे अनुमति देता है जिससे उसाटो बहुत हैरान होता है। वो पूछता है कि वह किस तरह एक मॉन्स्टर को किले में ला सकता है। आदमी बताता है कि रोज ने इसके लिए लिखा है, इसलिए वह आगे बढ़ जाए। प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचकर उसाटो देखता है कि सुजुमे 3 सैनिकों के खिलाफ अभ्यास कर रही है। वह उसे देखकर भटक जाती है और बेर के बारे में पूछती है। वे ब्रेक लेते हैं और उसाटो से सब कुछ बताता है, जंगल में रहने के बारे में जहाँ मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। लेकिन वह ब्लूरिन को पेट करने के लिए बहुत उत्सुक है। उसाटो से आगे जाने को कहता है, लेकिन ब्लूरिन उसका हाथ धक्का मारकर हटा देता है और उसे पेट करने से मना करता है। उसाटो माफ़ी मांगता है कहते हुए कि ब्लूरिन शर्मीला है, लेकिन वह और भी उत्साहित हो जाती है। वह ब्लूरिन से उसका दोस्त बनने के लिए कहती है, लेकिन वह उसका हाथ काट लेता है जब वह उसे चमूमने की कोशिश करती है। उसाटो कहता है कि इसका मतलब हो सकता है कि ब्लूरिन उसे एक बुरी व्यक्ति मानता है, लेकिन वह फिर अपना हाथ भी काटता है। वह उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन अंततः इसे छोड़ देते हैं। उसाटो फिर उसके हाथ पर लगे घावों को देखता है और वह दावा करती है कि ये उसके गंभीर प्रशिक्षण के कारण है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे ठीक कर देता है, जिससे वह हैरान हो जाती है उसकी अद्भुत कौशल से। लड़की सोचती है कि वह उसे देखने आया है, लेकिन उसाटो पुष्टि करता है कि वह उसे और काजुकी दोनों को देखने आया है। वह रिफ्यूज़ महसूस करती है और बताती है कि काजुकी राज्य से ही चला गया है सिग्लीस के साथ कुछ युद्ध अनुभव हासिल करने के लिए। मॉन्स्टर्स के खिलाफ चलते हुए काजुकी सिग्लीस से पूछता है कि क्या यह सच है,
कि डीमन लॉर्ड की सेना जल्द ही आक्रमण करेगी। सिग्लिस पुष्टि करते हुए कहता है कि यह अंतिम बार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगी और यही वजह है कि उन्होंने सुजुमे और काजुकी को बुलाया है, क्योंकि वे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। लेकिन काजुकी अभी भी अनिश्चित है और संकोच कर रहा है। वह वचन देता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, लेकिन वे सभी रुक जाते हैं क्योंकि सामने भूखे भेड़िए हैं। वे लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और काजुकी अपना संकल्प बनाता है। उसाटो प्रभावित है, लेकिन यह जानना चाहता है कि क्या काजुकी ठीक होगा। सुजुमे बताती है कि यह केवल कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो वही ट्रेनिंग करेगी। उसाटो उसका मजाक उड़ाता है कि वह अपने को ऑफ बनाने में हर पल का आनंद लेगी, लेकिन वह शिकायत करती है क्योंकि वह उनकी चिंता नहीं कर रहा है। बातचीत के बाद उसाटो अपने प्रशिक्षण को जारी रखने का फैसला करता है। वह दूसरों के बारे में सोचता है कि वे आने वाले युद्ध के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और वे लड़ेंगे, और अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो वह भी किसी तरह से मदद करना चाहता है और वह वही न रह जाए जिसकी रक्षा की जाए। वह सोचता है कि अपने पिछले दुनिया में वह केवल वही करना चाहता था जो वह नहीं कर सकता था, लेकिन यह वह नहीं है जो वह अब है। घर लौटकर और लॉरेन को सुलाकर उसाटो रोज से मिलता है। वह पूछती है कि क्या उसका शरीर पहले ही प्रशिक्षण के लिए तैयार हो गया है, और वह जवाब देता है कि वह थोड़ा बहुत आदी हो गया है, लेकिन वह और अधिक प्रशिक्षण करना चाहता है। इन शब्दों को सुनकर रोज उसे जारी रखने को कहती है और चली जाती है। योसेटो उसे रोकता है और अपने बारे में बातचीत करने के बारे में पूछता है। वह समझाता है कि वह सांप से लगभग मर गया था और फिर आने वाले आक्रमण के बारे में सुना। शुरू में उसे लगा था कि वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन आज उसने अपना मन बदल लिया है। वह न तो लड़ेगा न ही दुश्मनों को मारेगा, लेकिन वह सभी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि वह रेस्क्यू स्क्वाड का सदस्य है। रोज पहली बार मुस्कुराती है और अपने मुट्ठी को उसके छाती पर पटकती है, कहते हुए कि वह लोगों को बचाने के मूल्यों पर गर्व महसूस करे और उनकी स्क्वाड का। इन शब्दों को सुनकर उसाटो मुस्कुराता है और उसे कप्तान कहता है। हालांकि अगले दिन रोज उसे उठाकर उसके ऊपर एक भारी बैग रख देती है और उसे बताती है कि राजा ने उसे सुजुम के प्रशिक्षण में शामिल होने का आदेश दिया है। रास्ते में उसाटो रोज से पूछता है कि वह क्यों सुजुम के प्रशिक्षण में शामिल होना चाहता है, क्योंकि काजुकी सिग्लिस के साथ गया था। रोज समझाती है कि वह काजुकी के प्रशिक्षण में भी शामिल होना था, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि वह जंगल से अभी वापस आया था। राजा ने बाद में एक और अनुरोध भेजा जिसका वह फिर से इनकार नहीं कर सकी। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है कि वह केवल हीलर की भूमिका निभाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वह केवल 3 दिन के लिए आएगा और फिर घर लौट जाएगा। वे अंततः मिलने के स्थान पर पहुंचते हैं। सुजुमे को खुशी होती है कि उसाटो उसके साथ शामिल होगा। वह सोचती है कि उसने केवल ब्लूरिन को ही साथ लाया है ताकि वे एक दूसरे से बांध सकें, लेकिन उसाटो समझाता है कि उसने केवल ब्लूरिन को लाया है क्योंकि वह दूसरों से नफरत करता है। वह उसकी एम्पैथी की कमी को लेकर शिकायत करना शुरू करती है और उसके साथ कभी भी खेल नहीं पाती। रैंडम बीएस के बाद वह अपने बाकी समूह को परिचित कराती है और गुड नाइट और कोर इन द मेज जाते हुए रोज सुजुमे को कहती है कि वह बेहिचक ना हो, क्योंकि यूसाटो केवल घावों को ठीक और जहर को दूर कर सकता है। अगर कोई मर जाता है तो वह मर ही जाएगा। सुजुमे इस सलाह को दिल से लेती है और रोज सोचती है कि वह ठीक होगी क्योंकि उसका प्रशिक्षण सिग्लिस ने किया है। फिर वह यूसाटो की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि उसके लिए कोई सलाह नहीं है। वो कॉन्फ्यूज़ है और वह उसके पास जाती है पूछते हुए कि क्या उसे कोई समस्या है। उसाटो कहता है कि वह ठीक है और वह चली जाती है, लेकिन वह अचानक हैरान हो जाता है जब सुजुमे बताती है कि रोज़ कितनी शक्तिशाली है। लेकिन जब उसे इसके बारे में पूछा जाता है तो वह समझाने से इनकार कर देती है और चलने लगती है। इधर किले में राजकुमारी काजुकी को लेकर चिंतित है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह समझाता है कि वह अपनी तलवार के कौशल को प्रशिक्षित कर रहा है, लेकिन वह कहती है कि उसने कल ही आना था और उसे आराम करना था। वह इसे खारिज कर देता है, समझाते हुए कि उसे अच्छी नींद आई है और वह फिर से प्रशिक्षण कर सकता है। राजकुमारी महसूस करती है कि वह खुद पर बहुत दबाव डाल रहा है, लेकिन वह अपने पेशियों को दिखाकर बताता है कि वह ठीक है। राजकुमारी उसका हाथ पकड़ लेती है और शर्मा जाती है, फिर वह चली जाती है। उसाटो के समूह में वापस सुजुम काजुकी के अनुभव का वर्णन करती है जबकि प्रशिक्षण कर रहा था। उसाटो को उम्मीद नहीं थी कि काजुकी इतना थका हुआ होगा, लेकिन उसने सुजुम को बताया था कि यह अनुभव मूल्यवान था। उसने बहुत से मॉन्स्टर से लड़ाई की लिंगर के अंधेरे में, और सुजुमे खुलासा करती है कि वे अब उसी ओर जा रहे हैं। यह नाम सुनकर उसाटो को याद आता है कि वह कैसे ब्लूरिन और उसके परिवार को देख रहा था। वह सोचता है कि कहीं ब्लूरिन को अपने घर की याद तो नहीं आ रही, लेकिन वह पल सुजुमे द्वारा भंग हो जाता है, पूछते हुए कि क्या छोटा बेर जल्द ही जाग उठेगा। वो सोचती है कि यह बेर को पेट करने का सही मौका है क्योंकि वह उसे नहीं काटेगा। वह ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसाटो उसका हाथ मार देता है। वह शुरू में कन्फ्यूज होती है, लेकिन कई बार बेर को पेट करने की कोशिश करती है। उसाटो के धक्के से हर बार मना। वह अंत में पूछती है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह उसी सवाल से जवाब देता है। वह इस मौके का इस्तेमाल करके उसका फ्लर्ट करने लगती है, कहते हुए कि वह उसका हाथ मार रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। वो सोचती है कि वह एक सैडिस्ट बन गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह क्या कह रही है। तभी फ्लोरिन जाग जाता है और उसाटो उसे खुद चलने को कहता है, लेकिन बेर सीधे चल नहीं पा रहा है क्योंकि वह नींद में है। सुजुमे को लगता है कि यह उसका मौका है। वह फ्लोरिन से कहती है कि वह उसकी पीठ पर कूद जाए और वह उसे ले जाएगी। उसाटो उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लूरिन उसकी पीठ पर लेट जाता है। सुजुमे को खुशी होती है कि वह अंत में ब्लूरिन के गुलाबी रोइयों को छू सकी और उठने की कोशिश करती है। हालांकि वह अपने मुंह के बल गिर जाती है क्योंकि बेर बहुत भारी है। उसाटो उसकी मदद करता है और वे आगे बढ़ते हैं। जैसे वह उसे बताता है कि लड़ाई के बाहर घायल न हो, वह उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसका इलाज किया, लेकिन उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि मेज़ की सूझबूझ में उनके सामने कई उपस्थितियां हैं। नाइट उन्हें चेतावनी देता है कि वे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार रहें। हालांकि मेज़ देखता है कि वह गलत है। कुछ गुंडे झाड़ियों से बाहर आते हैं क्योंकि वे किसी को अचानक हमला नहीं कर सकते, जो पहले से ही उनकी उपस्थिति के बारे में जानता है। गुंडे अपना सामान्य काम करते हैं
उन्हें धमकाते हुए कि वे अपना सामान नहीं दें तो नाइट इनकार करता है। गुंडों का कहना है कि उनका समूह कितना बड़ा है। उसाटो उस प्लॉट को समझने में कन्फ्यूज है क्योंकि ये लोग गिरने वाले नहीं लग रहे। वो देखता है कि सुजुमे उसका शर्ट खींच रही है और वह एक चैट बनने की कोशिश करता है और उसे आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है। फिर भी यह पागल लड़की वास्तविक डाकुओं को देखने के लिए उत्साहित है, कहते हुए कि उसने पहले कभी एक भी नहीं देखा है। उसाटो सोचता है कि ये लड़की स्पष्ट रूप से अपने दिमाग से बाहर है, लेकिन सबसे पीछे के ब्लूरेन जो अब उसाटो के पास आ जाता है, गुंडे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई एक नीले भालू को पालित कर सकता है। लेकिन एक उनमें से दूसरों से कहता है कि ध्यान से देखो क्योंकि यह केवल एक छोटा बच्चा है। बाकी गुंडों को लगता है कि यह उनका मौका है कि वे एक बेर को पकड़ कर उसका चमड़ा निकाल लें। उसाटो उन शब्दों पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन सुजुमे गुंडों पर हमला करती है। उससे कुछ और करने से पहले उसाटो प्रभावित है कि उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखा और केवल लाइटनिंग से गुंडा को बेहोश कर दिया। वह समझाती है कि उसने इसे बेहतर बनाने के लिए बहुत अभ्यास किया है और उसाटो उसे वाइल्ड होने के लिए प्रोत्साहित करता है। गुंडे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, सोचते हुए कि सुजुमे अगर उनके पास आ जाए तो वह अपना मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन सुजुमे उन्हें चलते हुए ही इलेक्ट्रोक्यूट कर देती है। उसाटो एक चीयरलीडर की तरह काम कर रहा है और सुजुमी को ह्यूमन स्टन गन और ह्यूमन इलेक्ट्रिक ईल भी कह रहा है, लेकिन अचानक मेज कुछ नया महसूस करता है। कुछ ही सेकंड बाद एक झुंड फॉल बोर्ड्स उनके पास से गुजर जाता है। नाइट कॉन्फ्यूज है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स गहरे जंगल में रहते हैं। बोर्ड्स उसाटो को पीछे से लगभग हिट करते हैं, लेकिन ग्लोरिन उन्हें सर से टक्कर मारता है। सुजुमे शेष को इलेक्ट्रोक्यूट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक और बोर्ड उसकी ओर धमकता है। उसाटो उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन वे हिट हो जाते हैं और दोनों ही हवा में उछल जाते हैं। वे गहरे जंगल में गिरने लगते हैं, लेकिन उसाटो अपना शरीर उसे बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। वह हीलिंग मैजिक का उपयोग करता है, जबकि पेड़ की शाखाओं से भारी प्रहार झेल रहा है, लेकिन वे फिर भी पास की नदी में गिर जाते हैं। पानी की सतह पर वापस आकर उसाटो को याद आता है कि यह वही नदी है जिसमें वह गिरा था जब वह जंगल में आया था। वह जानता है कि आगे झरना है और सुजुमे से गहरी सांस लेने को कहता है। गिरने के बाद सुजुमे उसे जगाने की कोशिश करती है और उसे किनारे तक ले जाती है, जबकि कहती है कि वह इस कर्ज को चुकाएगी। उसाटो फिर जाग उठता है और कहता है कि वह ठीक है और ये काफ़ी शर्मनाक है। वह शर्मिंदा होकर उसे धक्का देती है। उसे पता लगने पर कि वह जाग गया है, उसाटो अपने मैजिक का उपयोग करके उसके घाव को ठीक करता है, लेकिन सुजुमे माफ़ी मांगती है कि उसने उसे इस स्थिति में डाला। वह इसे खारिज कर देता है, कहते हुए कि वह खुश है कि कम से कम वे इसमें एक साथ आए। वह आसपास दिखता है, कहते हुए कि वह इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं करता था। वह फिर समझाता है कि रोज ने उसे यहाँ प्रशिक्षण के लिए फेंक दिया था और ये जंगल उन बोर्ड से भी कहीं अधिक शक्तिशाली मॉन्स्टर से भरा है। उसाटो फिर बैठ जाता है कि उनके सामान की जांच करें और आगे कैसे आगे बढ़ें। सुजुमे पूछती है कि क्या जंगल से भागना बेहतर नहीं है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स हैं। निक्षेप करता है कि इसका टाइम होने वाला है, अंधेरा और शायद बारिश होगी, इसलिए यह बेहतर होगा एक जगह पर कैंप करने और कल आगे बढ़ने का। वह पूछती है अगर उसे किसी सुरक्षित जगह के बारे में पता है। वह जवाब देता है कि वह एक पेड़ की शाखा पर सोया था और पूछता है मगर वह इससे ठीक है। सुजू का जिक्र करती है कि उसने कभी पेड़ रोकना नहीं किया क्योंकि उसे कभी भी ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, हालांकि वह इसे करना चाहती थी। उसाटो सोचता है कि वह एक धनी परिवार से आती होगी जिन्होंने उसे अपने पूरे जीवन से दूर रखा। उसाटो फिर एक गुफा खोजता है और वहीं कैंप करने का फैसला करता है, उल्लेख करते हुए कि न केवल यह उन्हें बारिश से कवर करेगा, वह फिर उसे अपने गीले कपड़े उतारने की सलाह देता है और वह शर्मा कर कहती है कि वह अभी तक नहीं देखेगा। उसाटो की मूर्खतापूर्ण सी आंख देखकर वो समझ जाती है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसाटो फिर सुजुमे की रोशनी क्षमताओं का उपयोग करने का निर्णय लेता है, मछली पकड़ने और आग जलाने के लिए। एम्बडी सबकी टीमें बाहर बुझ है क्योंकि पिछली बार उसके पास आग नहीं थी। हालांकि वह सुजुमे को एक कोने में देखता है। वह इस असहज स्थिति के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन वह उसके सारे मांसपेशियों को आकर देखने में अधिक रुचि रखती है। वह अचानक ऊपर देखती है और कुछ मंस्टर देखती है। वह रोमांचित हो जाती है और उसाटो उन्हें वेनम मंकीज कहता है, व्याख्या करते हुए कि उसने इनके बारे में पढ़ा था। मंकी नीचे आते हैं और वह उन्हें मैत्रीपूर्ण बताता है, लेकिन वह उन्हें छू सकती है तो जहरीले हो सकते हैं। फिर भी सुजुमे पहले ही उन्हें छू रही है। उसाटो पूछता है कि वह क्या कर रही है, लेकिन वह जवाब देती है कि वह पहले से ही मंकी के कटने से जहरीली हो चुकी है। वह कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन छोटा सा मंकी उसकी उंगली काट लेता है। वह ढह जाती है, मजबूर करती है उसाटो को उसका इलाज करने के लिए। इसी बीच राजमहल में राजा को जादूगरों से इन्फॉर्म किया जाता है कि उसाटो और सुजुमे लापता हैं। कजुकी और जानना चाहता है कि इसके बारे में क्या जानकारी है और राजा सारी वर्तमान जानकारी बताता है। राजा का खुलासा है कि वह यह जानकारी काजुकी को नहीं देना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसे करने को कहा। कजुकी पूछता है कि क्या उन्होंने पहले से ही एक खोज दल भेजा है, लेकिन राजा का खुलासा है कि वे कल रवाना होंगे। कजुकी सोचता है कि यह बहुत देर हो चुकी है और खुद अकेले निकल जाने का फैसला करता है। हालांकि अभी बड़ी गोरिल्ला माँ रोज आकर उसे रोकती है। वह उसे कहती है कि चिंता न करो क्योंकि उसाटो सुजुंग के साथ है। वह साफ लिखती है कि उसाटो आसानी से नहीं मरेगा, तो अगर उसाटो ठीक है तो सुजुंग भी सुरक्षित होगी। कजुकी को यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि अंततः उसाटो एक मामूली आदमी है जो यहाँ गलती से आ गया था और शैतानी का वर्णन करता हुआ चमत्कारिक शक्तियाँ पा गया। उसाटो के पास एक अद्भुत समय है। सोचता है कि जंगल में जीवित रहना सुजुमे के साथ बहुत आसान है। वह इससे नाराज होती है क्योंकि वह उसे लिटरली कैंपिंग उपकरण बुला रहा है, लेकिन वह इसे छोड़ देती है और चूंकि वह देखता है कि वह थक गई है, वह तय करता है कि उन्हें बारी बारी से सोना चाहिए। शुरुआत उसकी ओर से वह इसे खारिज करती है, कहते हुए कि वह पहले सो जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग उसके इलाज में किया है। वह सौदे को स्वीकार करता है और लेट जाता है, जबकि जागता रहता है। सुजुमे उसाटो को देखती है और पूछती है कि वह सो रहा है। वो खुलासा करता है कि वो अभी भी जागता है और वह पूछती है
कि वह इस दुनिया में बुलाए जाने के बारे में कैसा महसूस करता है। वह पूछती है कि क्या वह कभी वापस घर जाने का सोचता है। उसाटो की व्याख्या करती है कि यह एक कठिन सवाल है क्योंकि वह वापस जाना चाहता है, फिर भी इस दुनिया में रहने का एक कारण है। सुजुमे फिर खुलासा करती है कि वह वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन यह सुनकर अचंभित है कि उसने ऐसा क्यों नहीं पूछा। वह पूछता है कि क्या वह ऐसा करना चाहता है, एंड वह पुष्टि करती है, वह खुलासा करता है कि उसे पता है कि वह क्यों वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह इस दुनिया को अपनी दुनिया से ज़्यादा पसंद करती है। सुजुमे पुष्टि करती है, स्पष्ट करते हुए कि उसके लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। वह अपने परिवार, दोस्तों या वह जो भी पहले थी को छोड़ने के लिए तैयार है, केवल यहाँ रहने के लिए। वह खुलासा करती है कि वह अपने पूरे जीवन का इंतजार कर रही थी। इस पल का उसे इसे एक मुक्ति का मौका कहती है। वह महसूस करती है कि वह अंत में स्वतंत्र हो गई है, क्योंकि इस दुनिया में उसे कुछ भी नहीं जोड़ता। मैं गुमान करता हूँ कि वह भूल गई है कि वह हीरो में से एक है, फिर भी वह उसे कहने पर हैरान है कि उसाटो को भी अच्छा लगता है। वह उसकी अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाता और वाहिद पूछती है, क्या वह उसकी असली प्रकृति से निराश नहीं है। उसाटो स्पष्ट करता है कि उसने हमेशा बदलना चाहा है और एक सामान्य व्यक्ति होना बंद कर देना जो निष्क्रिय है। इसलिए वह नहीं सोचता कि वे एक दूसरे से अलग हैं। सुजुमे प्रभावित है, लेकिन उसाटो जारी रखता है, जब वे आए थे तो वह उन्हें पीछे नहीं रखना चाहता था और इसलिए वह हमेशा रोज के प्रशिक्षण को स्वीकार करता रहा। लेकिन अब वह उसे कजुकी और इस राज्य के सभी अन्य लोगों को बचाने के लिए संकल्पित है, रेस्क्यू स्क्वाड का एक सदस्य के रूप में। जब इसके बारे में पूछा गया तो सुजुमे जवाब देती है कि वह भी इस जगह को हीरो के रूप में बचाना चाहती है। उनकी इच्छा की पुष्टि करने पर उसाटो कहता है कि वे मिलकर इस राज्य को बचाएंगे और अपने पुराने दुनिया को भूल जाएंगे। सुजुम मुस्कुराती है, कहते हुए कि उसाटो यहाँ आने के बाद काफ़ी बड़ा हो गया है। उसाटो भी खुलासा करता है कि वह उससे अधिक करीब महसूस करता है अपनी दुनिया में। वह हमेशा उसके बारे में सोचता था कि वह एक दोष रहित, एक परिपूर्ण लड़की है, लेकिन सुजुमे हैरान है क्योंकि उसने कभी भी उसे नहीं माना जैसे वह एक आदर्श लड़की है। लेकिन वह खुलासा करती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उससे दूर से पूजित होने से ज़्यादा उसके करीब होना चाहती है। बलूशिंग के बाद उसाटो अपना चेहरा छिपाने का फैसला करता है और सो जाता है। अगले दिन वे जंगल में चलते हैं और उसाटो उसे सावधान रहने को कहता है। वे कुछ आवाज़ सुनते हैं और लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन यह ब्लोरिन होता है जो तेजी से उसाटो के ऊपर कूद जाता है। रात के व्यक्ति सांस फूलकर आता है और ढह जाता है। बहाल होने के बाद वह बताता है कि वे उन्हें खोज रहे थे, लेकिन ब्लोरिन अचानक भाग गया और वे सोचते हुए कि रास्ता बियर उन्हें ले जाएगा, उनका पीछा किया। और यहाँ है सुजुमे ब्लोरिन को बताती है कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन रीच कुछ खोज रहा है और एक निश्चित दिशा में चलता है। वह एक जगह पर रुकता है और सुजुमे पूछती है कि वे कहाँ हैं। उसाटो समझाता है कि यह ब्लोरिन का घर था, जहाँ उसके माता पिता एक विशाल सांप द्वारा मार दिए गए थे। उसाटो को इस छोटे सी रीच के लिए दुख होता है, लेकिन ब्लोरिन उसके पास आता है, जिससे वे हैरान हो जाते हैं। उसाटो सोचता है कि ब्लोरिन उसे जाना चाहता है और सुजुमे प्रभावित है। रीच ने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। वह समझाती है कि ब्लोरिन जानता है कि वह उसाटो के साथ है। फ्लोरिन चलना शुरू करता है और सुजुमे उसाटो को कहती है कि घर लौटने का समय है। वापस राजा उसाटो और सुजुमे का स्वागत करता है। सुजुमे ने उसके चिंतित होने के लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन वह दावा करता है कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसाटो को इसमें डाल दिया। उसाटो इसे नज़रअंदाज करता है और राजा को उलझाने का प्रयास करता है कि वह इस तरह की स्थितियों से पहले से ही परिचित है। हमारा लड़का जल्दी से अपनी गलती का एहसास करता है और रोज़ को देखता है और कहता है कि वह पहले की दुनिया में जंगलों का अन्वेषण करता था। राजा इसमें विश्वास करता है और उसके रेस्क्यू स्क्वाड प्रशिक्षण के बारे में पूछने लगता है। उसाटो रोज़ को फिर से देखता है और सोचता है कि यह जवाब देना मुश्किल है, लेकिन दावा करता है कि यह बहुत आसान है। राजा इसे सुनकर प्रसन्न है, लेकिन रोज़ उसाटो को मुस्कुराती है और वह परेशान हो जाता है और महसूस करता है कि यही वह चाहती है कि वह जवाब दे। वह महसूस करता है कि रोज़ ने उसके दिमाग पर दबाव डाला है और फ्रस्ट्रेट महसूस करता है। राजा घोषणा करता है कि सुजुमे का प्रशिक्षण संशोधित किया जाएगा और उससे दिन के लिए आराम करने को कहता है। दोनों को छुट्टी दी जाती है, लेकिन रोज़ और सिगलीज से पूछा जाता है। युझाड़ा उल्लू को हो रही बात समझ नहीं पाता, लेकिन उसे छोड़कर जाने को मजबूर किया जाता है। सुजुम पूछती है कि क्या कुछ गलत है और वह जवाब देता है कि वह उस विषय के बारे में सोच रहा है जिस पर वह मंत्री बहुत परेशान था। सुजुम इसकी पुष्टि करती है और उसाटो चिंतित हो जाता है कि वह नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। वह इसे हंसकर दूर करती है, लेकिन कजुकी की आवाज़ सुनकर अचानक रुक जाती है। कजुकी तुरंत शिकायत करता है कि उसाटो मॉन्स्टर्स द्वारा हमले और गायब होने के बाद भी बहुत आराम से व्यवहार कर रहा है। उसाटो माफ़ी मांगता है और प्रिंसेस व्याख्या करती है कि कजुकी उन्हें खोजने के लिए चाहता था। सुजुम उसे मूर्खतापूर्ण कहती है, लेकिन उसाटो उल्लेख करता है कि वह भी समान है क्योंकि वह जहरीले कपिलों द्वारा काटा गया था। कजुकी में भ्रम होता है और उसाटो समझाने लगता है, लेकिन सुजुम उसे रोक देती है। वे बाहर जाते हैं और कजुकी रोज़ के दावे का खुलासा करता है कि उसाटो के साथ होने की वजह से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह कहता है कि ये शब्द उसे शांत करते हैं, लेकिन उसाटो जानता है कि रोज़ सोच रही थी कि वह आसान मोड़ पर है जब प्रशिक्षण की बात आती है। कजुकी प्रभावित होता है क्योंकि रोज़ ने पूरी तरह से उसाटो पर भरोसा किया है, लेकिन उसाटो सोचता है कि कजुकी एक निर्दोष और भोला व्यक्ति है। वह उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि वह कभी नहीं बदले, क्योंकि केवल वह और सुजुम को भ्रष्ट होने की ज़रूरत है। कजुकी इसे नहीं समझता, लेकिन सौदे को स्वीकार करता है। हालांकि सुजुम शिकायत करने लगती है क्योंकि उसने उसे भ्रष्ट कहा था। बाद में
उसाटो और सुजुम चले जाते हैं और प्रिंसेस उल्लेख करती है कि वे कितने करीबी लग रहे हैं। कजुकी पुष्टि करता है कि वे हाल ही में काफ़ी करीबी हो गए हैं, लेकिन प्रिंसेस उसे सुधार देती है और कहती है कि वे उससे करीब हो गए हैं। वह उल्लेख करती है कि वह उनके साथ मिलकर बहुत आनंद ले रहा था। कजुकी इसे खारिज करता है और कहता है कि वे पहले से ही दोस्त थे। प्रिंसेस चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह भी कजुकी की दोस्त हो सकती है। इसके बीच सिंहासन कक्ष में राजा खुलासा करता है कि उसने उसाटो के समूह पर हमला करने वाले डाकुओं को पूछताछ किया है। संक्षेप में, डाकू मैदानों से गुजर रहे थे और सामान्य से कम जंगली जानवरों को देख रहे थे। राजा सोचता है कि जानवर मैदानों से जंगलों की ओर भाग रहे हैं, जिसका मतलब है कि जानवर किसी चीज़ से भाग रहे हैं जो राज्य की ओर आ रहा है। सिगलीस सोचता है कि यह शैतान राजा की सेना हो सकती है और राजा इसकी पुष्टि करता है। सिगलीस फिर कहता है कि शैतान राजा ने पिछली लड़ाई में उन्हें अनदेखा किया था, लेकिन वही गलती दोहराई नहीं जाएगी। वह विश्वास करता है कि शैतान राजा उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा ताकि वह उनके राज्य को कब्जा कर सके। राजा इसकी पुष्टि करता है और उससे सभी कमांडिंग अधिकारियों को किसी भी समय सेना को तैनात करने के लिए तैयार रहने को कहने को कहता है। सिगलीस पुष्टि करता है और चलने लगता है। राजा फिर रोज से निजी रूप से बात करने का निर्णय लेता है। वह देर के लिए माफ़ी मांगता है और उसे कुछ मांगने के लिए कहता है। वह स्पष्ट करता है कि वह सामान्य रूप से रेस्क्यू स्क्वाड के कप्तान को यह मिशन नहीं सौंपता, लेकिन रोज़ कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि राजा उससे शैतान राजा की सेना का स्थान पता लगाने के लिए कह रहा है। राजा इसकी पुष्टि करता है और अनुरोध के लिए माफ़ी मांगता है। वह इसे खारिज करती है क्योंकि वह जानती है कि वह राज्य में सबसे तेज व्यक्ति है। वह चलने की तैयारी करती है, लेकिन राजा उसे बताता है कि उसके पास उससे बात करने के लिए और भी कुछ है। वह अपने सिंहासन से उतरता है और पूछता है कि क्या वह अपने पद के रूप में बटालियन कमांडर लौटना चाहती है। हालांकि रोज़ इसे इनकार करती है और कहती है कि वह राजा से सोचते से भी ज़्यादा दोषी है। राजा सोचता है कि वह खुद पर बहुत कठोर है और उल्लेख करता है कि वह पहली चिकित्सक थी जिसे बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि रोज़ कहती है कि यह सिर्फ सच है। राजा पूछता है कि क्या वह कभी खुद को माफ़ कर पाई है और वह इनकार करती है। उसकी आंखें क्रोध से भर जाती हैं क्योंकि वह पूछती है कि वह कैसे भूल सकती है। उसे अपने सभी अधीनस्थों की मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा और यह तथ्य कि वह उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकी और उसके दाहिने हाथ पर दाग, वह कभी भी उन्हें भूल नहीं सकती। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बोझ को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वह कहती है कि यह उसे करना है। उसके अधीनस्थ केवल इसलिए मर गए क्योंकि वह अहंकारी थी, लेकिन इससे उसे यह पता चला कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो यह सब खत्म हो जाता है, भले ही वह कितना ही कुशल या भरोसेमंद हो। रोज़ का दाग उसके पापों को कभी भी भुला नहीं सकता। वह खुलासा करती है कि यही उसके रेस्क्यू स्क्वाड बनाने का मूल कारण है। वे लड़ते नहीं हैं, वे जीवन बचाते हैं। राजा पुष्टि करता है कि 2 साल पहले के युद्ध के दौरान उन्होंने कई लोगों को बचाया था। वह पूछता है कि क्या उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन रोज़ खुलासा करती है कि स्क्वाड का एक और कारण है। राजा मूर्ख महसूस करता है क्योंकि यह असंभव चीज़ है, लेकिन रोज़ समझाती है कि यही उसका दर्दनाक प्रशिक्षण का कारण है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो ठीक करने वाली जादू का उपयोग कर सके, जिसमें दृढ़ निश्चय है कि अपने शारीरिक सीमाओं को पार कर सके और जो कभी भी हार नहीं मानने वाला हो। वह ऐसे गुणों से युक्त किसी व्यक्ति की तलाश कर रही है और राजा को लगता है कि उसाटो भी ठीक वैसा ही है। रोज़ इसकी पुष्टि करती है और कहती है कि उसाटो उसके द्वारा खोजे जा रहे सभी गुणों से युक्त है। उसके पास पागल जीवन टिकाऊ इंस्टिंक्ट, अनुकूलन क्षमता और जीवित रहने की इच्छा है। वह कहती है कि उसका सबसे अच्छा गुण यह है कि वह हारना नहीं चाहता और उसका सबसे बुरा गुण है कि वह आसानी से प्रभावित हो जाता है। लेकिन फिर भी वह जो भी करती है वह फिर से उठ खड़ा होता है और उसका सामना करता है। वह जानती है कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा और उसे उन लोगों की याद दिलाती है जिन्हें उसने खो दिया था। वह खुलासा करती है कि वह उसे सबसे शक्तिशाली चिकित्सक बनाने के लिए दृढ़। रात में उसाटो एक पत्र पाता है और उसके बारे में पूछता है। स्क्वाड सदस्य बताता है कि रोज़ ने उसे जाने से पहले यह पत्र उसके लिए छोड़ा था। उसाटो को लगता है कि यह बुरी खबर है और इसे खोलने के लिए बैठ जाता है। वह पाता है कि उसे अगले दिन प्रशिक्षण नहीं करना है और किसी और को एक और पत्र देना है। उसाटो फिर पूछता है कि रोज़ कहाँ गई, लेकिन कोई नहीं जानता। उसने बस कहा था कि वह बाहर जा रही है और भोजन के लिए नहीं लौटेगी। इधर शैतान राजा की सेना नदी पार करने के लिए एक पुल बना रही है। काले रात्रि सैनिक कमांडर के प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है कि उसे इससे मतलब नहीं है। वह सोचता है कि कमांडर की उत्सुकता देखना काफ़ी परेशान करने वाला है। कमांडर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह उच्च अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, लेकिन काले रात्रि सैनिक बेधड़क माफ़ी मांगता है और कहता है कि वे दोनों एक ही रैंक के हैं। कमांडर कहती है कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वही इस मामले में इंचार्ज है और काले रात्रि सैनिक को आदेशों का पालन करना चाहिए। वह माफ़ी मांगता है और पुल पूरा होने की सूचना मिलने तक चला जाता है। 4 आंखों वाला अजीबोगरीब व्यक्ति कहता है कि कमांडर लड़ाई कर रही है, लेकिन उसे कुछ करने को कहता है। वह कहता है कि वह मनोबल का समर्थन दे रहा है और पुल निर्माण ठीक चल रहा है।
कमांडर पुष्टि करती है और कहती है कि कुछ घंटों में वे अपना आक्रमण शुरू करेंगे। लेकिन अचानक कोई कहता है कि नदी के दूसरी ओर कोई है। वह सोचती है कि यह सिर्फ एक स्काउट है और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य को इस बारे में सूचित करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अचानक एक पेड़ को पुल पर फेंक दिया जाता है, जिससे पूरा पुल तबाह हो जाता है, जिससे कमांडर चौंक जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। लेकिन गौर से देखने पर वह रोज़ को दूसरे किनारे पर खड़ी देखती है और उसका नाम पुकारती है। रोज़ मुस्कुराती है, क्योंकि उसे सिर्फ स्काउट करना था, लेकिन उसने कुछ दिन के लिए आक्रमण को रोक दिया है। अगले दिन उसाटो रोज़ के मानचित्र का पालन करके पत्र पहुंचाता है, लेकिन वह देखता है कि सभी उसकी ओर देख रहे हैं और उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि वह ब्लूरीन के बिना आ रहा है। एक बुजुर्ग महिला उससे पूछती है कि ब्लूरीन कहाँ है और क्या वह कुछ फल खरीदना चाहता है। उसाटो इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि वह इसे वापसी में ले जाएगा। अंत में वह मानचित्र पर दिए गए स्थान पर पहुंचता है और अंदर जाता है। एक लड़की उसका स्वागत करती है और उसके कपड़ों को देखकर पूछती है कि क्या वह रेस्क्यू स्क्वाड का नया सदस्य है। उसाटो इसकी पुष्टि करता है, लेकिन वह उसे बीच में ही काट देती है और कहती है कि उसके भाई ने पहले ही उसका नाम बता दिया है, लेकिन वह हर बार गलत अनुमान लगाती है। उसाटो उसे अपना नाम बताता है और वह खुद को ओरू फ्लोर ऑर्गा की बहन के रूप में परिचय देती है। वह उसका स्वागत उनकी क्लिनिक में करती है और उसाटो पूछता है कि ओनर कहाँ है। वह खुलासा करती है कि वह अंदर एक बिंग रेन का इलाज कर रहा है और उसे अंदर झांकने के लिए मनाती है। उसाटो नहीं जानता कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वह कहती है कि ओनर को केंद्रित रहना चाहिए। वे ओनर को अपने ठीकरण जादू का उपयोग करते देखते हैं और उसाटो देखता है कि उसका ठीकरण जादू का रंग तीव्र और सुंदर है, जो उसके बिल्कुल विपरीत है। ओनर बच्चे का इलाज खत्म करता है, जो खड़ा होता है और अपनी माँ को बताता है कि वह बीमार नहीं है। माँ ऑर्ग का शुक्रिया करती है, लेकिन बच्चा पूछता है कि लोग क्यों देख रहे हैं, और उसाटो को देखकर ऑर्ग डील को ख़त्म कर देता है। वे बात करते हैं और ऑर्ग उसे रोज़ के पत्र के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन उसाटो इसे नज़रअंदाज करता है और कहता है कि वह हमेशा से ही क्लिनिक आना चाहता था। और वो फिर से पूछती है कि रेस्क्यू स्क्वाड में सब कैसे हैं, और वह पुष्टि करता है कि हमेशा की तरह ही है। वह हंसती है और कहती है कि वह उन्हें मिस करती है। अचानक कोई क्लिनिक में आता है और ओनर्ग से मदद मांगता है, क्योंकि कोई व्यक्ति छत से गिर गया है और 2 अन्य लोगों को भी चोट लगी है। उसाटो भाई बहन के साथ जाता है और वे मरीजों के पास पहुंचते हैं। ओनर्ग सोचता है कि उन्हें तत्काल उपचार की ज़रूरत है और उसाटो को किसी का इलाज करने को कहता है। वह तुरंत अपने रोगियों की ओर दौड़ता है और उसाटो का एक व्यक्ति का इलाज करता है जिसकी टूटी हुई और खूनी टांग है। वह सोचता है कि उसने पहले केवल सामान्य चोटों का ही इलाज किया है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो उसे लड़ाई के बीच में कहीं अधिक गंभीर चोटों का इलाज करना होगा। ऑर्ग इस पर ध्यान देता है और उसे शांत रहने को कहता है। ओनर्ग समझाता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किसका इलाज कर रहा है या कहाँ, क्योंकि उसके पास उन्हें ठीक करने की शक्ति है। वह उसाटो से कहता है कि वह उस पर भरोसा करता है और उसाटो को कजुकी की याद आती है, जब रोज़ ने उस पर भरोसा किया था। वह अंततः अपने मन को बना लेता है और खुद पर भरोसा करने का फैसला करता है। वह अपने जादू पर ध्यान केंद्रित करता है और तुरंत घायल व्यक्ति की टांग का इलाज कर देता है। क्लिनिक वापस आते समय ऑर्ग उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद देता है, लेकिन उसाटो को लगता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया। रू इसकी पुष्टि करती है और कहती है कि रोगी को अधिक पीड़ा महसूस नहीं हुई। ऑर्ग इस मौके का लाभ उठाता है और उसाटो से क्लिनिक पर आने और उनकी मदद करने का आग्रह करता है। उसाटो इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और कहते हुए वहां से जाने का फैसला करता है कि ओरू ने कहा कि ऑर्ग ने उसे सलाह देते समय काफ़ी कूल लगे। वह तब खुलासा करता है कि रोज़ का पत्र उन्हें शैतान राजा की सेना के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाता है। वह यह भी समझाता है कि उसाटो के पास वास्तविक अनुभव नहीं है और वह केवल अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर रह सकता है। ओरू को लगता है कि युद्ध शुरू होने वाला है और वह दुखी महसूस करती है। इधर उसाटो बुजुर्ग महिला से फल प्राप्त करता है। तभी एक लड़की जो कान के साथ अजीब दिखती है उसे रोक लेती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह खो गई है, लेकिन वह बताती है कि वह उसे ही देख सकती है और भविष्य को बदल सकने वाला एकमात्र व्यक्ति है। वह लड़की की आंखों के रंग बदलते देखता है और युद्ध के दृश्य देखने लगता है, जिनमें शैतान राजा की सेना जीत रही है और सुजुमे और कजुकी काले रात्रि सैनिक की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। उसाटो वास्तविकता में वापस आकर पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है और लड़की कहती है कि उसे उसके लिए भविष्य में कुछ करना होगा। भविष्य में उसाटो आसमान को घूरता हुआ स्वतः वर्तमान में वापस आता है और वह लड़की को रुकने को कहता है। वह उसके पीछे भागता है और अपने मन में सोचता है कि उसने इनुकामी और कजुकी को लड़ाई में हारते हुए क्यों देखा। वह लड़की से इसके बारे में पूछना चाहता है, लेकिन उसे ढूंढने में विफल हो जाता है। लड़की एक इमारत में छिपी हुई है और आशा करती है कि उसाटो भविष्य को बदलने के लिए कुछ करेगा। उसाटो गार्ड थॉमस से पूछता है कि क्या उसने कोई लड़की जिसके कान हो भागते हुए देखी, लेकिन गार्ड कहता है कि उसने नहीं देखा। उसाटो जानता है कि लड़की बहुत छोटी होने के कारण दूर नहीं गई होगी। वह इसे ढूंढने में असफल होने से फ्रस्ट्रेट है और इस शोर शराबे से रोज़ की ध्यान आकर्षित होती है।
थॉमस अपने पोस्ट पर वापस दौड़ता है और उसाटो इसमें आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि वह उससे डरता है, क्योंकि वह समझता है कि ऐसा क्यों होता है। यह रोज को गुस्सा दिला देता है और वह उसाटो के चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है और उसे एक कपड़े की गुड़िया की तरह झुलाती है। उसाटो दर्द में चिल्लाता है और रोज उससे अपने बयान को दोहराने को कहती है। उसाटो कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा और वह पूछता है कि वह कहाँ गई थी। वह उसे छोड़ देती है और बताती है कि वह सिर्फ सीमा पर स्काउटिंग करने के लिए कुछ देर के लिए गई थी क्योंकि शैतान राजा की सेना नदी पर पुल बना रही थी। उसाटो सोचता है कि जल्द ही युद्ध शुरू होगा, लेकिन वह बताती है कि उसने पुल नष्ट कर दिया है, इसलिए अभी उन्हें सुरक्षित हैं। उसाटो पूछता है कि वह किस जगह गई थी स्काउटिंग के लिए, लेकिन वह गुस्सा हो जाती है और उसका सर पकड़कर फिर झुलाती है। पीछे की ओर जाते समय उसाटो उस लोमड़ी जैसी वास्तविक दिखने वाली लड़की के बारे में रोज को बताता है और रोज को इसका कोई ज्ञान होता है। उसाटो पूछता है कि क्या वह उस लड़की को जानती है, लेकिन रोज बताती है कि उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। वह बताती है कि यह लड़की 2 साल पहले गांव में दिखाई दी थी और उस समय वह लगभग 12 साल की थी। रोज को आश्चर्य हुआ था कि वह अकेले ही गांव तक पहुंच गई, सभी किडनैपर्स और डकैतों से बचकर। उसाटो इस बात से आश्चर्यचकित है, लेकिन रोज उसे बताती है कि अर्धमानव अपनी अनूठी दिखने वाली अंतरिक्ष के कारण अपहरणकर्ताओं के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। कुछ अर्धमानवों में दुर्लभ जादू का प्रदर्शन करने की क्षमता भी होती है। उसाटो पूछता है कि क्या इसमें किसी को भविष्य का दृश्य दिखाना भी शामिल है और वह पूछती है कि वह किस तरह का दृश्य देखा था। उसाटो सोचता है कि वह इसे कैसे समझाएगा। वह रोज को बताता है कि यह एक ऐसा सपना सा था जो उसने देखा था, जिसमें एक ऐसा भविष्य था जिसे वह कभी नहीं देखना चाहता। रोज उसे बताती है कि कुछ लोमड़ी जैसे मानव प्राज्ञान का जादू उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे बहुत दुर्लभ होते हैं। वह कहती है कि ऐसे अर्धमानवों की सुरक्षा करना अक्सर लोमड़ी देशों में होता है। वह उससे पूछती है कि अर्धमानवों में अचानक उसकी दिलचस्पी क्यों है और वह उसे बताता है कि उसने इसके बारे में किसी किताब में पढ़ा था। उसाटो सोचता है कि लड़की क्या प्राज्ञान क्षमता रखने वाले अर्धमानवों में से एक हो सकती है। रोज उस रास्ते से आगे बढ़ जाती है जिससे वे आमतौर पर घर लौटते हैं और उसाटो यह पूछता है कि वह क्यों यह रास्ता ले रही है। वह उसे बताती है कि वह राजा ललॉर्ड से मिलने जा रही है और उससे पहले ही लौट जाने को कहती है। रोज राजा को अपनी रिपोर्ट देती है और वह उसे नुकसान में डालने के लिए माफ़ी मांगता है। वह उसका शुक्रिया करता है कि उसने दुश्मन के आगे बढ़ने को रोका, लेकिन वह उसे बताती है कि वे एक नया पुल बना रहे हैं जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। राजा जानता है कि वे नया पुल बनाएंगे और अंततः अपना आक्रमण शुरू करेंगे। वह सैनिकों और नागरिकों को आगामी आक्रमण के बारे में सूचित करने का फैसला करता है। वह सर्जियो को प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देता है और सिग्लीज को सुझूम और कजुकी को बुलाने को कहता है ताकि वह उनसे रात समाप्त होने से पहले बात कर सके। सुझूम और कजुकी को राजा के बुलाव की सूचना दी जाती है और वे सिंहासन कक्ष में पहुंचते हैं। कजुकी यह जानना चाहता है कि उन्हें राजा द्वारा क्यों बुलाया गया है, लेकिन सुझूम जानती है कि उन्हें आगामी आक्रमण के कारण बुलाया गया है। वे सीलिया से टकरा जाते हैं और सुझूम उसका अभिवादन करती है। सीलिया भी उसका अभिवादन करती है और कजुकी को भी अभिवादन करती है, लेकिन कजुकी उसका जवाब देने में हिचकिचाता है क्योंकि वह शर्मिंदा है। वह उन्हें अपने पिता को जाने को कहती है क्योंकि वह इंतजार कर रहा है। सुजुन उन्हें बताती है कि वे बाद में उन्हें देखेंगे। वे थ्रोन रूम की ओर जाते हैं और सुजुमे कजुकी से पूछती है कि क्या उसके और सीलिया के बीच कुछ हुआ था। कजुकी उससे किसी भी इंटरेक्शन का इनकार करता है और सुजुमे उसका विश्वास करती है। वे थ्रोन रूम के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उन्हें अंदर जाने दिया जाता है तो वहीं तोंग अपने बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन उसाटो उस विजन के कारण नहीं सो पा रहा है। वह नहीं जानता कि क्या वह इसे बदल सकता है क्योंकि यह भविष्य का एक विजन है। वह उस लड़की को याद करता है जिसने उसे बताया था कि वह इस भविष्य को बदल सकता है और वह सोच रहा है कि क्या वह वास्तव में इसे रोक सकता है। अचानक उसके विंडो से प्रकाश आता है और वह बाहर देखने के लिए जाता है, कहीं कुछ ऑर्बिस नाच रहे हैं। वह इतना चौंक जाता है कि वह इसे भूत समझता है। ये ऑर्बिस अचानक गायब हो जाते हैं। वह बाहर देखकर कजुकी को खड़ा हुआ देखता है और उसे हाथ हिलाते हुए। वह बाहर जाकर उससे मिलता है और वह उसे बताता है कि उसने इस देर रात उसका आना नहीं अपेक्षित किया था। कजुकी इसके लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि वह जानता है कि उसाटो को प्रशिक्षण के लिए जल्दी उठना होता है। उसाटो उसे बताता है कि इसके बारे में चिंता न करे क्योंकि वह वैसे भी नहीं सो पा रहा था। उसाटो कजुकी से कहता है कि उसे भी नहीं सोने दिया जा सकता क्योंकि वह हीरो के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण, लेकिन कजुकी खुश नहीं लग रहा है। उसाटो उससे पूछता है कि उसका चेहरा क्यों लंबा है और कजुकी उसे बताता है कि उन्हें राजा ने बुलाया है। उन्हें बताया गया है कि वे जल्द ही डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ेंगे। कजुकी इसकी उम्मीद कर रहा था और वे आश्चर्यचकित नहीं था और वह देख सकता था कि सुजुमे लड़ाई में जाने के लिए बेताब थी, लेकिन जब कजुकी ने खुद को लड़ाई में पिक्चर किया तो वह नहीं सो पा रहा था। इसीलिए वह कासल से भाग आया है क्योंकि वह लड़ने से डरता है। वह उसाटो को बताता है कि जब उसने पहली बार असली मॉन्स्टर से लड़ा था तो वह बहुत डर गया था और मॉन्स्टर के आई देखते ही उसके पैर जमकर रह गए थे। मॉन्स्टर्स ने ज़बरदस्त प्रतिरोध प्रदर्शित किया था और जब कजुकी ने उन्हें आखिरकार हरा दिया तो उसे समझ आया कि उसने सब कुछ बहुत सहज लिया था। वह जानता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी उसे अपनी पूरी ताकत से आक्रमण करेगी और यही उसे डराता है। वह जानता है कि राज्य के लोगों पर उसका भरोसा है, लेकिन वह इसे सह नहीं पा रहा है। उसाटो कजुकी को एक कूल गाय बताता है क्योंकि वह हमेशा जानता है कि क्या करना है और कभी डरता नहीं है।
कज़ुकी उसे बताता है कि वह भी डरता है और उसाटो उसे बताता है कि यह समझने योग्य है क्योंकि लोगों की उम्मीदों ने उस पर एक बोझ डाला है। उसाटो उसे बताता है कि उसे कभी कभी खुद को पहले रखना चाहिए। कज़ुकी उसाटो से पूछता है कि आने वाली आक्रमण को लेकर उसका क्या रुख है और उसाटो उसे बताता है कि वह लड़ने जाएगा। यह उसे चौंका देता है। वह उसाटो से कहता है कि उसका फैसला उसकी मौत का कारण बन सकता है। वह उसाटो से कहता है कि वह सब कुछ दुर्घटनावश घेर में आ गया था। उसाटो उसे बताता है कि हालांकि वह दुर्घटनावश आया था, लेकिन उसने कई चीज़ें अनुभव की हैं और उसने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने उसे स्वीकार किया है। वह कज़ुकी से कहता है कि वह उन लोगों की मदद करना चाहता है और कज़ुकी उनमें से एक है। वह कज़ुकी को बताता है कि उसके लड़ने या न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह हमेशा उसका दोस्त रहेगा। कज़ुकी खुद को जोर से थप्पड़ मारता है ताकि अपना संकल्प नवीनीकृत कर सके। वह उसाटो से कहता है कि वह मूर्ख रहा है और वह उसाटो और सुजुएन की रक्षा करने के लिए लड़ने का फैसला करता है। वह उसाटो को बताता है कि यदि वह हीरो की तरह नहीं लड़ सकता है तो भी वह लड़ेगा क्योंकि वह अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है। उसाटो पूछता है कि क्या वह अपने निर्णय पर पूरी तरह से आश्वस्त है और कज़ुकी उसे बताता है कि वह बैठा नहीं रह सकता जब उसाटो लड़ने का फैसला कर चुका है। वह उसाटो से कहता है कि वह आगे बढ़ेगा और अपने डर को लड़ने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करेगा। उसाटो पूछता है कि क्या वह वाकई सुनिश्चित है और वह उसाटो को बताता है कि जब वह सोचता है कि वे उसके साथ लड़ रहे हैं तो वह काफ़ी दृढ़ महसूस करता है। उसाटो इसे सुनकर खुश होता है और वे दोनों मिलकर लड़ने का फैसला लेते हैं ताकि राज्य और उनके प्रिय लोगों की रक्षा की जा सके। कज़ुकी को खुशी है कि उसने उसाटो से मुलाकात की है एंड वह उसका धन्यवाद करता है। वह उसाटो को गुड नाइट कहता है और वापस कास्टल की ओर चलने लगता है। उसाटो खुश है कि वह उसकी मदद कर पाया। कज़ुकी के जाते ही कोई और व्यक्ति आता है लेकिन उसाटो उसे नहीं देखता। वह अंदर जाकर सोने ही वाला होता है, लेकिन सुजुएन उसे कज़ुकी के साथ उसके ब्रोमांस के बारे में चिढ़ाती है। उसाटो उसे जाने को कहता है क्योंकि वह बहुत थका हुआ है, लेकिन वह हैरान है कि वह इस बात में रुचि नहीं दिखा रहा है कि वह क्यों आया था। उसाटो उसे बताता है कि उसने पहले ही समझ लिया था कि कज़ुकी की हरकत देखकर वह उसके पीछे आई थी। सुजुएन उसे बताती है कि उसे कज़ुकी की स्थिति के बारे में कुछ नहीं करना है क्योंकि उसने इसे सही ढंग से संभाला है। उसाटो उसे बताता है कि वह अभी भी कज़ुकी को लड़ने देने पर सशंकित है। सुजुएन उसके कंधों को पकड़ती है और उससे पूछती है कि क्या वह भी नहीं लड़ना चाहती। वह उसे बताता है कि उसकी स्थिति अलग है क्योंकि वह पहले ही उस दुनिया में रहने का फैसला कर चुकी है। सुजुएन उससे सहमत होती है और वापस कास्टल की ओर चली जाती है क्योंकि अगले दिन बहुत व्यस्त होने वाला है। अगले दिन राजा घोषणा करता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी सीमा पर देखी गई है और वे किसी भी समय राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। वह सैनिकों को बताता है कि ग्रासलैंड्स में उन्हें उनका सामना करना है। वह सैनिकों को याद दिलाता है कि उन्होंने पहले डीमन लॉर्ड की आर्मी को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। पहले तो उन्हें बताया कि सेना को प्रबलित किया गया है और इस बार उन्हें खदेड़ना आसान नहीं होगा। उन्हें बताया कि वे भी मजबूत हो गए हैं क्योंकि अब उनके पास सुजुमे और कज़ुकी हैं जिन्होंने उनके साथ वफादारी प्रदर्शित की है। उन्हें बताया कि उनके पास रेस्क्यू स्क्वाड भी है जो उनकी पिछली जीत में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने लोगों को बताया कि वह चिंतित नहीं है क्योंकि वह सुनिश्चित है कि वे जीतेंगे क्योंकि उनके पास निडर सैनिक हैं। उसने सैनिकों को बताया कि वे अगले दिन लड़ाई करेंगे और वे निश्चित रूप से जीतेंगे। राजा के भाषण से सैनिक उत्साहित हो गए और उसाटो को यह देखकर खुशी हुई। कज़ुकी सीलिया के कमरे में जाता है उसे देखने और उसकी नौकरानी उसे अंदर आने देती है। वह सीलिया से माफ़ी मांगता है कि बिना सूचना के आया है और वह कहती है कि वह इससे खुश है। वह जानती है कि वह लड़ाई में जाने वाला है। एनिरवा उसे पता है कि वह आरिसेंडाइक। वह उसे बताती है कि वह उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेगी और वह देश की रक्षा का वादा करता है डीमन लॉर्ड की सेना से। वह उसे बताता है कि वह उसके पास वापस आएगा और वह उसे शुभकामनाएं देती है उसके सुरक्षित वापस आने की आशा करते हुए। उसाटो उरुरु को अपने ब्लोरेन को देखने ले जाता है। ये इतना क्यूट लग रहा है कि वह इसे छूना चाहती है। उसाटो उसे बताता है कि ब्लोरेन उसे शायद छूने नहीं देगा, लेकिन वह कहती है कि वह जानवरों के साथ अच्छी है। वह अपना हाथ बढ़ाकर इसे छूने की कोशिश करती है और ब्लोरेन उसका हाथ वापस मार देता है जिससे वह हैरान हो जाती है। उसाटो समझाता है कि ब्लोरेन नए लोगों को पसंद नहीं करता। वह फिर से कोशिश करती है लेकिन रिजेक्ट हो जाती है। कुकुरु उसके कंधे पर कूद जाता है और वह सोचती है कि यह उसे विरोध देगा, लेकिन वह ब्लोरेन के साथ मिल जाता है और वह निराश हो जाती है अपने पे लगातार रिजेक्ट होने पर। ओर्गा कुछ सामान घर में ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसके भारी होने से दबकर पड़ जाता है, इसलिए उसाटो उसकी मदद करने दौड़ता है। वह उसे परेशानी पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन उसाटो उसे बताता है कि इसके बारे में चिंता न करे। वह उसाटो को बताता है कि उरु काफ़ी नर्वस है क्योंकि यह उसका पहला युद्ध है, इसलिए वह इससे निपटने की कोशिश कर रही है जानवरों के साथ बातचीत करके। अचानक टोंग दरवाज़ा खोलता है और उसे बताता है कि कप्तान उसे अपने कक्ष में बुला रहे हैं। उसाटो पहले कभी उसके कमरे में नहीं गया था और वो सोचता है कि क्या वह अंततः उसे मार डालने वाली है। उसाटो रोज़ के दरवाजे पर दस्तक देता है और वह उसे अंदर आने को कहती है। वह अपने डेस्क पर एक बॉक्स रख रही है और उसाटो उसके पास चला जाता है। वह उससे पूछता है कि वह उसे क्यों बुला रही थी और वह उसे बताती है कि उन्हें बात करनी है। वह उससे पूछती है कि क्या वह युद्ध के मैदान पर अपनी भूमिका याद करता है और वह उसे अपनी भूमिका बताता है। वह उसे बताती है कि वह सही है, लेकिन वे शुरुआत में इस रणनीति के अनुसार नहीं जाएंगे। वह उसे बताती है कि टोंग और कुछ अन्य घायलों को पीछे की पंक्ति में ले जाएंगे ताकि वे उरुरु और ओर्गा के साथ उन्हें ठीक कर सकें। उसाटो पूछता है कि वे सामने की पंक्ति में क्यों नहीं होंगे और वह उसे बताती है कि वह नहीं चाहती कि वे लंबे समय तक बैठे रहें क्योंकि लड़ाई के शुरू में घायल बहुत कम होंगे। वह उसे बताती है कि एक बार जब वे सामने की पंक्ति पर हों तो वह गलत लोगों को ठीक न करे। उसाटो सोचता है कि वह शत्रु के बारे में बात कर रही है। वह उसे बताती है कि वह हर किसी को ठीक न करे। वह उससे पूछती है कि अगर वह किसी को ठीक करता है जो अभी भी लड़ रहा है तो क्या होगा, और वह समझ जाता है कि वह केवल लड़ने वाले के रास्ते में आ जाएगा। वह उसे बताती है कि वह अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करे कि वह किसे ठीक करे। वह बॉक्स उसके पास धकेलती है
और उसे बताती है कि इसके अंदर क्या है। वह ढक्कन खोलता है और वह अपना रेस्क्यू स्क्वाड का यूनिफॉर्म देखता है। रोज़ उसे बताती है कि यह इसलिए बनाया गया है ताकि वह लड़ाई के मैदान पर उभर कर आए, और वह उसे पहनने को कहती है। उसातो खुशी से यह पहन लेता है और रोज़ उसे बताती है कि यह उस पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने काफ़ी कसरत की है। रोज़ उसे कड़ाई से चेतावनी देती है कि चिकित्सक अमर नहीं है और वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वह उसे बताता है कि वह इस बात को पहले से जानता है और वो मरने का प्लान नहीं है। वह उसे बताती है कि बातों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसने ऐसे ही लोगों को लड़ाई में अपनी जान गंवाते देखा है। वह उसे बताती है कि उसे खुद को भी बचाना होगा रेस्क्यू स्क्वाड में होने के बावजूद। वह उसे बताती है कि अगर वह आत्मघाती हरकतें करता है तो वह उसकी जान शत्रु से पहले ले लेगी। वह उसे वादा करता है कि वह खुद को और अपने आसपास के सभी को बचाएगा। वह उससे पूछती है कि क्या वह वाकई ऐसा कर सकता है, और वह उसे याद दिलाता है कि उसने उसे अपने आदर्शों के बारे में हमेशा बोलने को कहा था। वह उसे अपने शब्दों को न भूलने को कहती है और वह उसका धन्यवाद करता है। वह कमरे से बाहर निकलता है और अपने विजन को याद करता है। वह नहीं जानता कि क्या यह भविष्य था जिसे उसने देखा था, लेकिन वह जानता है कि वह कज़ुकी या सुजुमी को लड़ाई में अपनी जान नहीं खोने दे सकता। सेना युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। अमाको इस सफ़र की धीमी गति से खुश नहीं है। टोंग उसे बताता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उन्हें महल से दूर जाकर दैत्यों से लड़ना होगा। अमाको इस तर्क को समझता है, लेकिन ओर्गा इस यात्रा से खुश नहीं लग रहा है। उसातो रोज़ से दैत्यों के बारे में जानना चाहता है। वह उसे बताती है कि दैत्य असाधारण बड़ी सींग वाले दैव मानव हैं। वे पहले नज़र में मानव की तरह दिखते हैं, लेकिन वे ताकत और जादू में श्रेष्ठ हैं। वह उसे बताती है कि दैत्य कमांडर बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन सामान्य दैत्य सैनिक नालायक होते हैं। वह सोचती है कि क्या दैत्यों के बारे में सोचकर उसातो डरता है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह ठीक है क्योंकि वह उससे भी डरने वाले किसी और को जानता है। रोज़ उसकी प्रगति से प्रभावित है, उसके चुनाव की परिस्थितियों के बावजूद। उसातो उसे बताता है कि वह केवल उसे गलत सिद्ध करने के लिए सब कुछ कर रहा है। यह रॉस को रिसाता है और उसातो अपने हाथ ऊपर उठा लेता है, सोचकर वह उसे मारेगी, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं देती है। रोज़ को अपनी पिछली पंक्ति से 5 साल पहले का नॉस्टैल्जिक फील होता है। रोज़ राजा के महल की ओर चल पड़ी। राजा सैनिकों को संबोधित कर रहा था और उन्हें दैत्यों के बारे में बता रहा था जो शहर के पास किसी मैदान पर पकड़े गए थे। उसने उन्हें बताया कि दैत्य किसी भी समय किसी पर हमला कर सकते हैं। राजा ने तय किया कि वह मैदानों को पार करने वाले व्यापारियों के लिए गार्ड तैनात करेगा। उसने उन्हें बताया कि गार्ड जनरल रैंक से कम के सैनिकों को तैनात किया जाए। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो भाग जाएं, क्योंकि दैत्य मानवों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ब्रीफिंग के बाद सिग्लिस रोज़ से पूछता है कि वह दैत्यों के क्या प्लान का अनुमान लगा रही है। वह उसे बताती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वह अनुमान लगाती है कि वे आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। सिग्लिस सोचता है कि क्या उनके पास इसका साधन है, और वह उसे बताती है कि ऐसा हो सकता है। सिग्लिस उसे बताता है कि वह तुरंत मोबाइलाइज करने के लिए सेना तैयार करेगा, लेकिन वह उसे बताती है कि यह समय बर्बाद करना होगा। वह उसे बताती है कि उन्हें तुरंत मोबाइलाइज होने में सक्षम होना चाहिए, और विशेष से उसे बताती है कि वह बहुत तनावग्रस्त है। वे अलग अलग रास्ते ले लेते हैं और रोज़ उसकी सलाह पर ध्यान देने का फैसला करती है। आउल उसका अधीनस्थ उसे पुकारता है जबकि वह अपनी रणनीति के बारे में सोच रही है, लेकिन वह गहरे सोच में खो गई है और जवाब नहीं देती। आउल उसे परेशान करती रहती है और वह बेसब्र हो जाती है। वह आउल के सिर पर मारती है और उसे चुप रहने को कहती है। आउल शिकायत करती है कि वह लगभग उसका सिर नारियल की तरह फोड़ देगी। रोज़ उसे चुप रहने को कहती है जब वह दूसरे लोगों को सोचते देखती है, और आउल समझती है कि वह बेरहम है। वह रोज़ से कहती है कि उसे नहीं लगता था कि दैत्य दिखाई देंगे, और यह रोज़ को उसे 2 के बदले 1 खासा पीटने के लिए प्रेरित करता है। वह उसे बताती है कि वह गोपनीय जानकारी पर ध्यान न दे। वह उसे नियमों का पालन करना सीखने को कहती है। आउल सोचती है कि दैत्य क्या कर रहे हैं, और रोज़ उसे बताती है कि कोई नहीं जानता। आउल उसे बताती है कि उन्हें केवल दैत्यों को भगाना है अगर वे आक्रमण करते हैं, और रोज़ उन्हें चेतावनी देती है कि दैत्यों को कम ना आंकें। आउल उसे बताती है कि वह उन्हें कम नहीं आंक रही है, लेकिन रोज़ उसके किरदार पर विश्वास नहीं करती। वह उसे बताती है कि वह इन सिद्धांतों को उसमें डाल देगी, और रोज़ उसके प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण करने का फैसला करती है। उस दोपहर आउल उसे इसके खिलाफ बहुत करती है। वह उसे बताती है कि वह उसे व्यस्त नहीं रखना चाहती क्योंकि वह अब कमांडर है। वे सैनिक बैरक पहुंचते हैं और सभी कप्तान रोज़ का अभिवादन करते हैं, और उपाध्यक्ष बगीचे का। वे देखते हैं कि बगीचे का रंग पीला है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्यों। बगीचे कोशिश करती है कि छुपाए रखे, लेकिन रोज़ उन्हें बताती है कि वह सभी को फिर से प्रशिक्षित करेगी, और वे सभी बगीचे पर गुस्सा हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बगीचे ने रोज़ से कुछ कहा होगा जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया, और वह उन्हें बताती है कि यह उनका तोहफा है क्योंकि वे लापरवाह हो गए हैं। वे उसे चोट पहुंचाने लगते हैं और रोज़ देखते हुए चली जाती है। बगीचे उसे दखल देने की गुहार लगाती है, लेकिन रोज़ उसे बताती है कि यह उसका काम नहीं है। 1 सप्ताह बाद राजा रोज़ को निजी बैठक के लिए बुलाता है और वे बालकनी पर मिलते हैं। वह उसे बताता है कि दैत्य क्षेत्र में अन्य राक्षसों पर हमला कर रहे हैं। वह उसे बताता है कि दर्शकों ने प्रशिक्षित दैत्य सैनिकों के एक समूह को देखा था। यह कार्रवाई योजित और समन्वित थी, लेकिन रोज़ हैरान है। वह संदिग्ध हो जाती है और राजा उसे बताता है कि वह दैत्यों के कृत्यों का कारण ढूंढ निकाले। वह उसे बल का उपयोग करने का अधिकार देता है अगर ज़रूरत पड़े। वह उसके विश्वास के लिए आभारी है और वह अच्छे परिणाम प्रस्तुत करने का वचन देती है। बाद में उसे अपनी पंक्ति को ब्रीफ करती है और उन्हें बताती है कि वे लिंगर के अंधकार में जा रहे हैं। वह उन्हें बताती है कि वे अगले दिन रवाना होंगे। एक सैनिक उससे पूछता है कि वे कितने दैत्यों का सामना करने जा रहे हैं, और वह उसे बताती है कि लगभग 30 दैत्यों का उल्लेख किया गया है। एक और सैनिक सोचता है कि 30 दैत्यों से लड़ना समस्यात्मक होगा। बगीचे उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन वे अभी भी उस पर नाराज़ हैं क्योंकि उसने उन्हें कठिन प्रशिक्षण दिया। पिछले सप्ताह वह उन्हें बताती है कि
प्रशिक्षण ने उन्हें मिशन के लिए अच्छी तरह से बनाया है, लेकिन वे उसे कई बर्तन फेंकते हैं। रोज़ अपने बिल्ली को घर पर रखने का फैसला करती है। बिल्ली राक्षसों का पता लगा सकती है और वह जानती है कि यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन वह नहीं चाहती कि दैत्य इसे निशाना बनाए। वह इसे खतरे में नहीं डालना चाहती। बगीचे रक्षा के लिए उसके पास दौड़ती है और सैनिक उसे पीटना बंद कर देते हैं। रोज़ पंक्ति को बताती है कि उन्हें मिशन के लिए बेहद बेहतर होना होगा, तो इसलिए वो साथ जाएगी। सैनिक उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि रोज़ के नेतृत्व में वे अटल होंगे। वे जानते हैं कि उन्हें अपने को घायल होने का डर नहीं है, क्योंकि रोज़ उन्हें हमेशा ठीक कर सकती है। वे मिशन के लिए पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करते हैं। बगीचे एक बार फिर समूह को रोमांचित करती है और इस बार वे उत्साहित हैं। रोज़ उन्हें चुप होने को कहती है और अगले दिन की तैयारी शुरू करने को कहती है। वे अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वे लिंगर में घूमते हैं, लेकिन वे कोई दैत्य नहीं पाते हैं। जैसे ही अंधेरा छा जाता है, वे एक डेरा लगाते हैं। बगीचे उन्हें बताती है कि वे अगले दिन वन के पश्चिमी भाग की तलाश करेंगे। सैनिक जानते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बगीचे उन्हें बताती है कि वे घोड़ों को पीछे छोड़ देंगे। एक सैनिक उसे बताता है कि उन्हें घोड़ों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन बगीचे उन्हें बताती है कि वह पश्चिम में कुछ है। सैनिक उसके नेतृत्व का अनुसरण करने का फैसला करते हैं। वह उन्हें बताती है कि वे पहरा देते रहें जबकि अन्य सो जाएं, लेकिन वे सभी सो जाते हैं। रोज़ पहली पहरा लेती है, इसलिए वह बगीचे को सोने को कहती है। सभी सो रहे हैं। रोज़ देखती है कि बगीचे को नींद नहीं आ रही है। वह उसे खुद सुला देने की पेशकश करती है और बगीचे हैरान है कि उसने इसका ध्यान रखा। बगीचे उसके साथ आग के पास बैठती है और वह उसमें भरोसा करने का फैसला करती है। वह रोज़ से पूछती है कि वह उसे क्यों उपकप्तान बनाया। वह रोज़ से कहती है कि वह औसत है अन्य सैनिकों की तुलना में, और वह ये जानती है कि उसमें कुछ बड़ा नहीं है। रोज़ समझती है कि वह सोच रही है कि वह इस भूमिका के लिए योग्य नहीं है। बगीचे रोज़ से कहती है कि उसे उपकप्तान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अधिकांश काम खुद संभालती है। रोज़ उसे बताती है कि किसी को छोटे कामों को करना होता है और वह अच्छा कर रही है, क्योंकि उसके बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। बगीचे उसे बताती है कि यह इसलिए है क्योंकि वह कड़ी मेहनत कर रही है, और रोज़ उसे बताती है कि अगर वह लगातार कड़ी मेहनत करती रहेगी तो वह कप्तान बन सकती है। रोज़ उसे याद दिलाती है कि वह आपकी बटालियन कमांडर होने के बाद पंक्ति की कप्तान नहीं रह सकती। हावल विरोध करता है कि वह कप्तान नहीं बन सकती क्योंकि पंक्ति के सभी सदस्य एक दूसरे की जान लेने लगेंगे। वह रोज़ से कहती है कि वह पीट दी जाएगी, और रोज़ पंक्ति पर उसके विश्वास की कमी से निराश है। बगीचे उसे बताती है कि वह नहीं चाहती कि वह कभी भी पंक्ति छोड़े। बगीचे उसे बताती है कि वह उन आदेशों का पालन नहीं करती जिससे वह सहमत नहीं है, और वह हमेशा वही करती है जो वह सही समझती है, भले ही सभी अन्य असहमत हों। वह रोज़ से कहती है कि वह उन सबको जो उससे असहमत हैं बल का उपयोग करके चुप कर देगी, और रोज़ उसे बताती है कि वह इस मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। वह उसे बताती है कि उसने एक कुशल सैनिक की कहानी सुनी है जो इतना उतावला था कि वह एक जनरल के आदेशों का पालन नहीं करता था। यही वह समय था जब रोज़ बगीचे के जीवन में आई। बगीचे रोज़ के आदेशों का उल्लंघन करने की सोच रही थी, लेकिन जो भी उसने कोशिश की वह काम नहीं आई। जब भी वह आज्ञा का उल्लंघन करती, रोज़ हमेशा उसे अपनी जगह पर ला देती थी, और उसके पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। उस समय बगीचे ने तय किया कि वह रोज़ के आगे नहीं झुकेगी और उनका पालन करेगी। वह उनके सख्त प्रशिक्षण को सहन करने का फैसला करती है, केवल अपना मुद्दा साबित करने के लिए। रोज़ को याद आया कि अचानक बगीचे उत्साहित हो गई थी, लेकिन वह नहीं याद करती कि उसने उसे किसी तरह से अलग व्यवहार किया था। बगीचे उसे बताती है कि वह उत्साहित हुई क्योंकि रोज़ ने उसे बाहर नहीं किया या उसकी परवाह नहीं की। अन्य कप्तान आमतौर पर उसे परेशान हो जाते थे और उसे छोड़ देते थे, लेकिन रोज़ सीधे उसका सामना करती रही। बगीचे उसे बताती है कि यह उसे परेशान करता था, लेकिन वह खुश महसूस करती थी, और वह आश्वस्त है कि अन्य सैनिक भी खुश थे। वह रोज़ से कहती है कि कोई और उनका कप्तान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और उन्हें वैसे नहीं समझता जैसे वह करती है। रोज़ उसके पास जाकर उसके सिर पर एक थप्पड़ मारती है। वह उसे बड़ा होने और हर चीज़ पर उसकी निर्भरता छोड़ने को कहती है। बगीचे उसकी प्रतिक्रिया से हैरान है, उसके दिल से जुड़े इजहार पर। रोज़ उसे बताती है कि वह ऐसे किसी को नहीं चुनेगी जो इस भूमिका के लिए योग्य नहीं है। वह बगीचे से कहती है कि उसने उसे कप्तान नहीं बनाया था कोई जीत के आधार पर। उसे समझ आया था कि बगीचे अपना मन बना लेती है और फिर उसके पीछे नहीं हटती। वह जानती है कि ये गुण उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे अपनी सीमाओं को पार कर लें। वह उसे बताती है कि बस अपना व्यक्तित्व बनाए रखे और लोग बिना किसी सवाल के उसका अनुसरण करेंगे। बगीचे हैरान है कि रोज़ सोचती है कि लोग उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन रोज़ हैरान है कि वह अपनी कार्यक्षमता का महत्व नहीं जानती। रोज़ उसे बताती है कि परिवर्तन ही दुनिया में एकमात्र स्थायी चीज़ है। वह उसे बताती है कि उसे परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वह उसे बताती है कि कुछ नहीं बदलेगा। यह तथ्य कि वह उनकी कप्तान थी। वह उसे बताती है कि वह अनावश्यक रूप से चिंतित न हो। रोज़ सोने का फैसला करती है और बगीचे अगली पहरा लेने की पेशकश करती है। रोज़ अन्य सैनिकों से कहती है कि वे सो जाएं और बगीचे हैरान है। वे उसे बताते हैं कि वे रोज़ के अनुपस्थिति में उसका नेतृत्व करने पर भरोसा करते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे उससे नफरत नहीं करते और जब ज़रूरत पड़ती है तो वे उसके आदेशों का पालन करते हैं। वे उसे बताते हैं कि वह इतनी चिंता न करे, और वह शर्मिंदा हो जाती है। वह उन्हें पीछा करती है और रोज़ चुपके से मुस्कुरा देती है। अगले दिन वे एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और एक सैनिक दैत्यों के साक्ष्य को पहचानता है। वह रोज़ को सूचित करता है और वे जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैनिक समझते हैं कि दैत्य राक्षसों का शिकार कर रहे हैं, और वे सोचते हैं कि वे मनुष्यों के बजाय राक्षसों का शिकार क्यों कर रहे हैं। बगीचे जानती है कि इसके पीछे कोई गहरा कारण होना चाहिए, लेकिन अचानक वे जंगल के भीतर से एक गहरा गर्जन सुनते हैं। रोज़ उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होने को कहती है और वे जंगल में दौड़ जाते हैं। वे एक साफ जगह पर दैत्यों को दिखते हैं। वे अभी अभी एक ग्लो वुल्फ को मार चुके हैं और उन्हें पैक करने में लगे हैं। वे झाड़ियों के पीछे छिपे हैं,
लेकिन मुख्य दैत्य उनकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और अन्य दैत्यों को सूचित करता है। वे खुद को प्रकट करते हैं और रोज़ बगीचे को अभी कोई कदम न उठाने को कहती है। रोज़ बाहर आती है और वह दैत्य से पूछती है कि वह उनके क्षेत्र में क्या कर रहा है। दोनों पक्ष तनावग्रस्त हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। दैत्य उसे बताता है कि उसे अपने मिशन से खुशी नहीं है, लेकिन यह लंबे समय में उन्हें लाभ पहुंचाएगा। वह उसे अपने मिशन का विवरण पूछती है, लेकिन वह इसे उसे नहीं बताता। वह उसे बताती है कि वह भागकर एक लड़ाई से बच सकता है, लेकिन उसकी उच्छृंखलता से वह गुस्सा हो जाता है। दैत्य देख सकता है कि रोज़ मजबूत है, लेकिन वह उसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि वह उनके मिशन के बारे में जानती है। दैत्य उनकी जानें लेने का वादा करता है। रोज़ बगीचे को पंक्ति का प्रभारी बनाती है क्योंकि वह मुख्य दैत्य का सामना करेगी। दैत्य जानता है कि केवल एक ही जीवित बचेगा और रोज़ उसे अपनी जान लेने का दावा करती है। वे लड़ाई में शामिल होते हैं और बगीचे अन्य सैनिकों का नेतृत्व करती है कम महत्वपूर्ण दैत्यों के खिलाफ। दैत्य हवा का एक कवच बनाता है और वह रोज़ पर हवा की चीर भेजता है, लेकिन वह इससे बच जाती है। वह उसके करीब जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ढाल इसे रोक देता है। दैत्य हैरान है कि वह उसके हमले से बच गई और वह वार्ता कौशल का प्रयास करता है, लेकिन रोज़ उसे एक पैर वार से चुप करा देती है। वह इस रोकता है, लेकिन वह एक और वार का आक्रमण करती है। रोज़ को कटाव लग जाता है और वह अपनी टीम को पिल देखभाल में छोड़ जाती है दैत्य को रोकने के लिए। दैत्य जंगल में छुपने और एक छापेमारी हमले का प्रयास करता है, लेकिन रोज़ आखिरकार उसे ढूंढ लेती है। वह उस पर एक बड़ा पेड़ फेंकती है, जैसे वह भागने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका रास्ता रोक दिया जाए, और फिर कई पेड़ फेंकती है, बट वह अपनी रक्षा करता है। वह एक और पेड़ को उस पर गिराती है, लेकिन वह उसकी सारी धार काट देता है। रोज़ उसे लगातार अटैक करती है, लेकिन उसका विंडशील्ड उसके हर हमले को ब्लॉक कर देता है। वह उसकी ताकत से प्रभावित है और वह उसे कहता है कि वह उसने कभी भी लड़ा है ऐसा सबसे शक्तिशाली इंसान है। वह अचानक से उसे विंड ब्लेड से घेर लेता है, लेकिन वह उसमें से होकर निकल जाती है और वह हैरान है कि उसके पास हीलिंग मैजिक है। वह उसे फिर से अटैक करती है, लेकिन वह उसे ब्लॉक कर देता है। अब वो देख सकता है कि वह वन मैन आर्मी है और वह खुद को नीरो के रूप में पेश करने का फैसला करता है। वह अभी से अपनी तलवार बुलाता है और रोज़ को मारने का वादा करता है। रोज़ उसे कहती है कि वह उसे बुरी तरह पीट देगी। इससे पहले कि ये हो पाए, दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। रोज़ के सैनिक सोचते हैं कि यह डीमंस काफ़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन वे महसूस करते हैं कि वे इनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। वे कुछ डीमंस को कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि वे अन्य को हरा देते हैं अपने कप्तान के नाम में। रोज़ अभी भी नीरो के साथ एक भीषण लड़ाई में लगी है। वह उसे अपनी तलवार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ब्लॉक कर देती है और दोनों के बीच की दूरी बनाए रखने के लिए पीछे कूद जाती है। वह देख सकती है कि तलवार में कोई श्राप है, इसलिए वह उससे हिट नहीं होना चाहती है। एरो उस पर हमला करता है, लेकिन वह उसका हमला ब्लॉक करती है और एक मुक्का मारती है जो उसे दूसरे डीमंस की ओर उड़ा देता है। रोज़ उसके पीछे जाती है, लेकिन वह हैरान है कि वह धरती पर बैठा हुआ है, क्योंकि वह जानती है कि उसका मुक्का उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। वह उसे खड़ा होने के लिए कहती है और वह उसकी बेअदबी पर हंसता है। डीमन लीडर को गुस्सा आता है कि उनकी मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपीडिशन असफल हो गई है। अपने अधीनस्थों के शवों को देखकर उसे खुशी नहीं होती। वह रोज़ के सैनिकों की दृढ़ता की प्रशंसा करता है और वह कबूल करता है कि वे उसने कभी सामना किया है ऐसे सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हैं। रोज़ उसकी प्रशंसा के लिए उसका धन्यवाद देती है, लेकिन वह उसे बताता है कि मानव अब ऐसे महान शक्तिशाली लोगों को नहीं पैदा करते जो आश्चर्यजनक शक्ति धारण करते हैं, जिससे उसे आश्चर्य होता है। रोज़ सोचती है कि डीमंस मानवों को हरा पाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि उनके पास अब महान लोग नहीं हैं। वह उसे बताती है कि मानवों को हल्के में न लें, और वह उसे बताता है कि उसका मन बदल गया है। उसने महसूस किया है कि मानव अब डीमन को अपना लक्ष्य हासिल करने में रोकने वाले सबसे बड़े बाधा बन गए हैं। रोज़ जानना चाहती है कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, और नीरो उसे बताता है कि डीमंस का डर मानव से जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह उसे बताता है कि डीमन किंग जल्द ही फिर से उभरेगा और वह मानवों के प्रति क्रूर और बेरहम होगा, लेकिन डीमंस के प्रति दयालु और बेनिकल रहेगा। नीरो का शरीर एक लाल और काले आवरण से ढक जाता है, जिससे रोज़ हैरान हो जाती है। वह उसे बताता है कि डीमन किंग ने उन्हें जीत दिलाने का वादा किया है, लेकिन उसे उस समय उसकी जान लेनी होगी ताकि वह अपने लोगों को शांति दे सके। डीमन अब अपने जीवन खोने से नहीं डरते, क्योंकि उनके लिए यह कारण है। रोज़ के एक सैनिक ने अपनी तलवार से एक डीमन को मारा, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं थे। वह उस पर लपक पड़ता है और वह सोचती है कि वह कैसे इतना मजबूत है। वह उसे बताता है कि वे उन्हें अपने साथ ले जाएंगे, भले ही उनकी स्थिति कुछ भी हो। रोज़ उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन नीरो उसे अटैक करना शुरू कर देता है। डीमन एक सैनिक को मार डालता है, जिससे अन्य हैरान हो जाते हैं और रोज़ भी स्तब्ध हो जाती है। वे ये सोचते हैं कि वे उन्हें जब भी नॉकआउट करते हैं तो वे कैसे घर जा सकते हैं। डीमन एक एक कर सैनिकों को मारना शुरू करते हैं और वे महसूस करते हैं कि वे अब अपने जीवन की परवाह नहीं करते। एक सैनिक शेष को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे सुनने के लिए बहुत भयभीत हैं। डीमन सैनिकों को एक एक करके मारते जा रहे हैं और रोज़ को लगता है कि वह उनकी मदद नहीं कर पाएगी। नीरो उसे बताता है कि उसे एक असली डीमन में बदलना होगा ताकि वह उसे हरा सके। नीरो अपने लोगों को अपनी जान देने के लिए मजबूर कर रहा था और साथ ही रोज़ को भी उलझा रहा था। अपने सैनिकों को एक पेचीदा स्थिति में डालकर रोज़ उसे हटाने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन वह उसके हमले से बच जाता है और उसकी तलवार से उसे मार देता है। वह उसका दाहिना आंख निकाल देता है और नीरो उसे बताता है कि वह उसकी हरकतों को मील दूर से ही देख सकता है। रोज़ उसे बताती है कि उसका हमला केवल एक खरोंच थी, लेकिन जब वह अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है तो वह काम नहीं करती। नीरो उसे बताता है कि उसकी तलवार मैजिक को निष्प्रभावी करके एक अस्थायी श्राप डाल देती है। उसके सैनिक उसे पुकारते हैं और उसे गुहार लगाते हैं कि वह उन्हें ठीक करे, लेकिन वह बेबस है। रोज़ नीरो से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से उसके हमले से बच जाता है और वह उसे बताता है कि वह लड़ने की स्थिति में नहीं है,
क्योंकि उसकी दृष्टि प्रभावित है और वह अच्छी स्थिति में नहीं है। वह उसे बताता है कि वह उसका अंत कर देगा और रोज़ देखती है कि उसकी गहराई की धारणा खो गई है। वह अपने भाग्य पर समर्पित हो जाती है। जैसे ही नीरो उसकी तलवार उस पर उतारता है, आउल अचानक से आता है और उसका हमला लेता है, जिससे रोज़ हैरान हो जाती है। रोज़ आसपास देखती है और अपने सैनिकों को वन की फर्श पर बेजान पड़े देखती है। वह याद करती है जब उन्होंने उसके साथ लड़ने का वादा किया था, क्योंकि उन्होंने उसे अजेय मान लिया था। उन्हें इतना विश्वास था कि वह उनके घावों को ठीक कर देगी अगर वे घायल हो जाते, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से लड़ने का वादा किया था। वह देती है कि वे सुरक्षित रहेंगे और वह उनकी रक्षा करेगी। इस पर उन्हें पूरा विश्वास था। वह समझती है कि आउल ने उसकी जान बचाने के लिए नहीं भागा। वह विश्वास करती है कि अगर वह भागी होती तो वह कट नहीं जाती। वो महसूस करती है कि वह बहुत कमज़ोर है और वह अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। नेरो उसे बताता है कि वह दोनों ओर की हुई क्षति को कभी नहीं भूलेगा। उसका सम्मान करते हुए वह उसका अंत करने का फैसला करता है, लेकिन वह उसकी लाल तलवार को पकड़ लेती है, जिससे वह हैरान हो जाता है। रोज़ उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारती है, जिससे वह एक घुटने पर झुक जाता है। वह उसे बताती है कि वह उसके सैनिकों को नहीं याद कर सकता, क्योंकि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वह उस पर और मुक्के मारती है, जिससे वह उड़ जाता है। वह गुस्सा है कि उसने अपने आदमियों को आत्मघाती हमले में शामिल किया। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है और बार बार ज़मीन पर पटकती है। वह उसे बताती है कि उसका अपने लोगों की कीमत पर सहानुभूति दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। वह उसे हवा में फेंकती है और उसे नीचे मारती है, लेकिन वह नीचे आने से पहले ही उसे मारती है। वह उसकी लाल तलवार उस पर फेंकती है, जो उसे एक पेड़ से लगा देती है। वह उसकी जान लेने का वादा करती है, लेकिन अचानक से एक छोटी सी शैतानी लड़की अमेलिया वन से बाहर आती है और नेरो की मदद करने की पेशकश करती है, जिससे रोज़ हैरान हो जाती है। नेरो भी हैरान है कि वह खुद को दिखाई दी जब उसने उसे छिप कर रहने को कहा था। वह उसे बताती है कि वह उसे वैसे ही नहीं छोड़ सकती जैसे उसने अन्य को छोड़ा था। रोज़ हैरान है कि उसका एक अधीनस्थ उसकी मदद कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ऊल ने उसकी जान बचाई थी। अमेलिया नेरो की मदद करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, लेकिन रोज़ उन्हें रोकती है। अमेलिया वापस मुड़ती है और रोज़ उसमें ऊल को देखती है और वह कुछ नहीं कर सकती। रोज़ इतनी गुस्सा है कि वह ज़मीन को नुकसान पहुंचाती है। ऊल उसका नाम लेकर कहती है और वह उसके पास जाकर बैठ जाती है। रोज़ उसे बताती है कि वह उसे ठीक करने आ रही है, लेकिन ऊल जानती है कि उसका दुखड़ा नहीं ठीक हो सकता। रोज़ उसे बताती है कि वह उसे जाने नहीं देगी और ऊल गर्व से कहती है कि वह उनका कप्तान है, जिसका वे सम्मान करते हैं। वह अपना आखिरी सांस लेती है और रोज़ उनके जाते हुए सभी सैनिकों से बहुत दुखी है। रोज़ राजमहल वापस जाती है और राजा को बताती है कि जैसा नेरो ने कहा था, शीघ्र ही राक्षस राजा का उदय होने वाला है। वह राजा को बताती है कि उनकी मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपीडिशन का कुछ न कुछ संबंध राक्षस राजा के पुनरुत्थान से है। वह अपनी रिपोर्ट पूरी करती है और राजा से एक खास अनुरोध करने का फैसला करती है। वह अपने फौजी कमांडर और नाइट के पदों से हटने का अनुरोध करती है। राजा ये जानना चाहता है कि क्या यही उसकी इच्छा है। वह उसे बताती है कि वह अब नाइट होने के योग्य नहीं रही है और वह सिंहासन की कक्ष से चली जाती है। राजा उसे लड़खड़ाते हुए बाहर जाते देखता है। जब वह गली में चलते चलते लड़खड़ा रही है तो एक जोड़ा उसका रास्ता रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या वह कप्तान रोज़ हैं। वह अपनी पहचान की पुष्टि करती है और उन्हें बताती है कि उनका बेटा उसके अधीन था। वे उसे अपने बेटे का नाम बताते हैं और वह याद करती है कि वह युद्ध भूमि पर बेजान पड़ा था। वह उन्हें इस बात की जानकारी देती है और कहती है कि यह उसकी गलती थी, लेकिन वे उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनके बेटे को वापस लाया ताकि वे उसे एक बार फिर से देख सकें। वे बताते हैं कि उनका बेटा एक ऐसा बदमाश था, लेकिन वह उसकी फ़ौज में शामिल होने के बाद बदल गया था, जिससे वह हैरान है। ये उन्हें उसके प्रति आभारी महसूस करवाता है। रोज़ वापस फ़ौज के अड्डे पर आती है और अपने सैनिकों द्वारा लगाए गए फूलों को देखती है। वह उनके सामानों को भी फैला पड़ा देखती है और दुहक से भर जाती है। 1 महीने बाद सिगलीज उसे मिलने आता है, क्योंकि वह जानता है कि राजा ने उससे मुलाकात की थी। वह जानना चाहता है कि राजा उससे मिलने क्यों आया था और वह उसे बताती है कि राजा उसकी तरह ही उसके पास आया था। वह उसे बताती है कि उसका जीवन खो देना उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन सिगलीज उसके पास जाकर उसे कहता है कि वह इस दुख से बाहर आ जाए। वह उसे बताती है कि उसकी चोटें लाल तलवार के श्राप की वजह से ही ठीक हो रही हैं और वह सोचता है कि वह अपने दाहिने आँख को क्यों नहीं ठीक कर रही है। सिगलीज वापस महल की ओर चला जाता है और रोज़ अपने दाहिने आँख को ठीक नहीं करती, क्योंकि वह अपने सैनिकों की मौत का सबूत रखना चाहती है। वह अपने जीवन का मकसद खोज रही है और नेरो से बदला लेने की योजना बना रही है, लेकिन वह समझती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वह डाइनिंग रूम में जाकर अकेले बैठ जाती है और अपनी सैनिकों की आवाज़ें सुनने लगती है। वह अपनी आंखें खोलती है और अपने सैनिकों की प्रतिमाएं देखती है जो एक साथ भोजन कर रहे हैं और खुशी से हंस रहे हैं। वह अपने आप पर निराश होती है और सोचती है कि वह कब से इतनी कमज़ोर हो गई है। उल उसे बताती है कि सब कुछ बदल जाता है और उसे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वह उसे बताती है कि उसका कप्तान होना कभी नहीं बदलेगा और उसे अब और चिंता नहीं करनी चाहिए। रोज़ उसके साथ यही कहती है और उल खुश होती है कि वह उसकी बातों को याद रख गई है। रोज़ सोचती है कि क्या वह उल के द्वारा उससे कहे गए आखिरी शब्दों को याद करती है। उल उसे याद दिलाती है कि वह वही कप्तान बनी रहे जिसका उनके सैनिक सम्मान और प्यार करते हैं। तभी अन्य सैनिक भी प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं कि वह शोक में डूब न जाए। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह पहले कैसी थी। रोज़ को महसूस होता है कि वह इतनी उनकी मौत पर ध्यान केंद्रित थी कि भूल गई कि उसके सैनिक हर स्थिति में आगे बढ़ते थे। यह उसे आंसू लाता है और वह वादा करती है कि यह उसकी आखिरी कमजोरी होगी। वह उनसे माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि अब वह खड़ी नहीं रहेगी। उल यह सुनकर गायब हो जाती है और रोज़ अपने पैरों पर खड़ी होती है।
वो वादा करती है कि वह वही कप्तान बनी रहेगी जिसका उनके सैनिक सम्मान करते हैं। वह अपने आंख के पट्टे को फाड़ देती है। अब वह जानती है कि उसे क्या करना है, क्योंकि राक्षस राजा के साथ युद्ध आने वाला है और उसे लगता है कि कई सैनिक अपनी जान गंवा देंगे। इसीलिए वह एक ऐसे संगठन को बनाने का फैसला करती है जो जीवनों को बचा सके और लोगों को मरने से रोक सके। वह जानती है कि इसके लिए उसे 5 लोगों की ज़रूरत होगी, जिनमें 2 चिकित्सक और एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उसी तरह का है। कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल एक चिकित्सक ही नहीं है बल्कि युद्ध क्षेत्र में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। रोज़ जानती है कि अगर वह ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लेती है तो वह सभी सैनिकों को जीवित रख पाएगी। वह उसाटो से कहती है कि वह उसे पाकर खुश है और वह इतना हैरान हो जाता है कि वह लगभग गाड़ी से कूद पड़ता है। रोज़ उसकी इस प्रतिक्रिया पर हैरान है और वह उसे बताती है कि वह किसी भी प्रशिक्षित चिकित्सक से उसे बदल नहीं सकती, क्योंकि वह उसका एक क्लोन है। वह उसे बताती है कि वह युद्ध क्षेत्र में घूमता हुआ सामना कर सकता है, क्योंकि केवल 2 ही ऐसे हैं जो अपनी चिकित्सा शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उसाटो अब समझता है कि रोज़ क्या कह रही है और वह सुनकर खुश है। रोज़ उसे बताती है कि वह उसके जैसा चिकित्सक ढूंढ रही थी, क्योंकि वह वही कर पाता है जो केवल वही कर सकती है। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वह युद्ध से बच जाएगा। उसी देर में वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। राक्षस लोग पुल तैयार कर लेते हैं और आक्रमण शुरू करने का फैसला करते हैं। अमेलिया अपने मास्टर के लिए जीतने का वादा करती है और अपने प्रमुख संपत्ति को जैसा चाहे वह कुछ भी करने देने का कहती है। वह उसे बताती है कि यह लड़ाई बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि वे केवल मानव लड़ रहे हैं। लेकिन अमेलिया उसे चेतावनी देती है कि वह मानवों को हल्के में न ले, क्योंकि उनके पास चिकित्सक हैं। संपत्ति यह जानना चाहता है कि वह ऐसे लोगों से क्यों सावधान रहे जो भाग जाते हैं, लेकिन अमेलिया उसे बताती है कि वे असली मॉन्स्टर हैं। संपत्ति को लगता है कि वह खुद को ऐसे समय में जीवंत महसूस करेगा जब वह लड़ाई लड़ेगा। मानव सेना अपने डेरे में कई बाधाओं के साथ छावनी लगा लेती है। रात के समय कुछ सैनिक चर्चा कर रहे हैं जबकि अन्य सो रहे हैं। उसाटो अपने तंबू से सुबह के अंधेरे में बाहर निकलता है। इनुमेकी अचानक उसे पुकारती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है कि वह रोज़ के साथ मिलकर पहने हुए है। वह उससे पूछती है कि वह इस समय बाहर क्या कर रहा है और वह उसे बताता है कि वह सुबह की सैर पर निकली थी। वह अपना कवच दिखाती है और उसकी राय जानना चाहती है। उसाटो कुछ कहने में असमर्थ है और वह उससे अपना कवच प्रशंसा करने के लिए दबाव डालती है। वह उसे कवच के बारे में और बताती है, यद्यपि उसने ऐसा करने को नहीं कहा था। वह उसे बताती है कि कवच उसके बिजली के जादू को बढ़ाता है बिना उसकी जादुई शक्ति को कम किए। वह अपने संयुक्त गतिविधियों को दिखाती है और उसाटो देख सकता है कि वह इस कवच से बहुत खुश है। उसाटो ये जानना चाहता है कि क्या वह कवच पहनना पसंद करती है या क्यूट कपड़े। वह उसे बताती है कि वह क्यूट चीज़ों को पसंद करती है, क्योंकि वह घर पर कंकड़ पालती थी। उसाटो उसे बताता है कि कंकड़ क्यूट नहीं होते और वह उससे कहती है कि वह उसके आराम का विषय बन जाए। वह उसे बताती है कि वह उससे पहले ही हार चुकी है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह जानती है कि वह अपने भावनाओं को छिपा रहा है। वह उससे सच्चाई से खुद के प्रति ईमानदार होने और सुंदर से दूर होने का आग्रह करती है, लेकिन वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह उससे मांग करती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करे ताकि वे हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा कर सकें, लेकिन वह उससे गुहार करता है कि वह रुक जाए। वह उसे बताती है कि कभी कभी कार्रवाई शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और वह उसे कोना में धकेलती है, लेकिन उसाटो काजुकी को पुकारता है कि वह उसकी मदद करे और वह तुरंत ही सामने आ जाता है। वह इनुमाकी को रोकता है और उसाटो को आश्चर्य होता है कि काजुकी ने उसकी मदद की, लेकिन इनुमाकी काजुकी को कहती है कि वह उसे तभी जवाब देगी जब वह उसाटो को अपना बना लेगी। उसाटो काजुकी से गुहार करता है कि वह उसे ले जाए और वह उसके अनुरोध को मान लेता है। काजुकी उसाटो को वापस लाने का वादा करता है और उसे ज़बरदस्ती सुकून देने का वचन देता है। मुजाटो सूर्योदय की ओर देखता है और आगामी लड़ाई का उत्साह दिखाता है। सिग्लीज काजुकी और इनुमाकी को स्काउट से मिली रिपोर्ट देता है और उन्हें बताता है कि राक्षस सेना जल्द ही युद्ध क्षेत्र पर पहुंच जाएगी। वह उन्हें बताता है कि जादूगर शत्रु पर एक झोंका मार देंगे और फिर दोनों ही उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वह उन्हें बताता है कि वे शत्रु के जनरल तक पहुंचकर उसे मार गिराने का प्रयास करें और राजा को अच्छी खबर लेकर आएं। वे बाड़े के बाहर खड़े हैं और राक्षस राजा की सेना का इंतजार कर रहे हैं। इनुमाकी काजुकी को चेतावनी देती है कि वह खुद को अधिक मत खराब करे, लेकिन वह उसे बताता है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काजुकी यह जानना चाहता है कि वह उसाटो से क्यों इतनी चिंतित है और वह हैरान है कि उसने यह पता लगा लिया। वह उसे बताती है कि हालांकि वह चिंतित है, लेकिन वह सशक्त भी महसूस करती है। काजुकी समझता है कि वह उस दुनिया से अलग हो गई है जहां वह पहले थी। वह उसे बताती है कि उसकी पुरानी खुद गायब हो गई है और वह खुश है कि उसाटो ने उसे वैसा ही स्वीकार कर लिया। काजुकी को इसके बारे में नहीं पता था और वह उसे और ज़्यादा जानकारी देने को कहता है, लेकिन वह उसे बताती है कि अभी यह समय नहीं है। वह उसे वादा करती है कि वह सुरक्षित होने पर उसे और जानकारी देगी और काजुकी समझता है कि यह तभी संभव होगा जब वे युद्ध से बच जाएं। इनुमाकी उसे बताती है कि वे ज़रूर युद्ध से बच जाएंगे ताकि वह अपनी कहानी बता सके। अचानक उन्हें कुछ दूर से ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन वे कुछ नहीं देखते हैं। हालांकि वे राक्षसों की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। राक्षस सेना अचानक नजर आती है और इनुमाकी जादूगरों को अपने जादू तैयार करने का आदेश देती है, क्योंकि वे पहला हमला करेंगे। वह यह जानना चाहती है कि क्या काजुकी तैयार है
और वह उसे बताता है कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। जादूगर अपने छड़ों को तैयार करते हैं और राक्षसों पर जादू के जहरीले हमले करते हैं। कजुकी खुश है कि उनके हमले से राक्षस सेना को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जब उनका दृश्य साफ हो जाता है तो वे समझ जाते हैं कि यह सेना केवल एक भ्रम था। कजुकी ये जानना चाहता है कि असली सेना कहाँ है। तभी सिगलिस को राक्षसों को बाड़े के बिना किसी दिशा से आते देखता है। कजुकी और इनुमाकी उस दिशा में भाग जाते हैं ताकि राक्षस सेना का सामना कर सकें। रोज अपने चिकित्सा इकाई के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजने का आदेश देती है और उन्हें अपने पास लाने को कहती है। वह उन्हें जीवित लौट कर आने का आदेश देती है और वे युद्ध क्षेत्र की ओर भाग जाते हैं। रोज अत्यंत और उररू के साथ तंबू में है, साथ में एक गार्ड भी है जो सुरक्षा दे रहा है। वह उन्हें बताती है कि कुछ भी हो जाए तो भाग जाएं और वह उसाटो के साथ युद्ध क्षेत्र में जाएगी। कुछ समय बीतने के बाद वे तंबू में घायलों का इलाज करेंगे। इसके बीच वह सभी को अपने स्टेशन पर जाने का आदेश देती है और उसाटो यह जानना चाहता है कि क्या इनुमाकी और कजुकी ठीक हैं। ओररू पूछती है कि क्या वह अपने दोस्तों की चिंता कर रहा है और वह कहता है कि वह चिंतित है। वह उसे बताती है कि वह खुद का भी ख्याल रखे क्योंकि वह जल्द ही युद्ध क्षेत्र में जाने वाला है। रोज के एक सैनिक घायल सैनिकों के साथ वापस आते हैं और वे हैरान हैं कि कुछ सैनिक पहले से ही घायल हैं। रोज उन्हें बताती है कि युद्ध चल रहा है, इसलिए और घायलों की उम्मीद करनी चाहिए। वह उन्हें सैनिकों का इलाज करने का आदेश देती है। मुसाटो एक सैनिक को देखता है और उसकी चोटों को खराब देखता है, इसलिए वह उसका तुरंत इलाज करने का फैसला करता है। जबकि अन्य सैनिक और घायल लाते हैं। वह उन्हें बताता है कि एक बड़ा सांप उसे उड़ा ले गया था और उसाटो यह जानना चाहता है कि क्या यह वही सांप है जिसे उसने अपने दृश्य में देखा था। वह पहले सैनिक का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इतने में युद्ध क्षेत्र में सैनिक एक विशाल सांप का सामना कर रहे हैं। वे यकीन नहीं कर पाते कि राक्षसों के पास इतना बड़ा सांप है। वे सांप के खिलाफ अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसके खिलाफ बेबस हैं। राक्षस संपत्ति मानवों को इतना कमज़ोर देखकर निराश है। एक सैनिक पीछे से उस पर हमला करता है और अपनी तलवार उसके भीतर घुसेड़ देता है। सैनिक खुश है कि उसने संपत्ति को मार दिया, लेकिन वह घायल है और संपत्ति मानवों की कमजोरी पर और निराश है। सैनिक ज़मीन पर गिर जाता है और यह सोचता है कि वह कैसे इतनी घातक चोट से घायल हो गया। संपत्ति सैनिक की तलवार को उसके पेट से निकाल देता है और उसकी चोटें भर जाती हैं। सैनिक डेरे की ओर लिपटकर चलने की कोशिश करता है ताकि वह सैनिकों को राक्षस संपत्ति के बारे में बता सके। संपत्ति उसकी कठिनाई से प्रभावित है, लेकिन उसका अंत करने का फैसला करता है। अचानक वह चिपचिपी पानी से व्यस्त हो जाता है और जब वह वापस देखता है तो सैनिक गायब हो चुका है। सैनिक रोज के एक सैनिक द्वारा बचा लिया जाता है और संपत्ति यह जानना चाहता है कि वह कौन है। सैनिक याद करता है कि जब एमिलिया ने उसे शक्तिशाली सैनिकों के बारे में बताया था जो दुश्मन की ओर से हैं, तो वह इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। पीछे से 2 बार लिटघनी चमक उठती है और वह जानना चाहता है कि क्या वहाँ क्या हो रहा है। एक और चिकित्सा कोर एक सैनिक को वापस लाता है और तंबू लगभग भर गया है। रोज तय करती है कि अब उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाना होगा और वह उसाटो से पूछती है कि क्या वह तैयार है। उसाटो उसे बताता है कि वह तैयार है क्योंकि उसने उसे अपने दाहिने हाथ के रूप में प्रशिक्षित किया है। वह खुश है कि उसे उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उसाटो को आश्चर्य होता है कि वह उसके बारे में चिंतित थी। वह ओल्गा और उररू को चिकित्सा तंबू का प्रभार देती है और वे उन्हें सैनिकों का इलाज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। युद्ध क्षेत्र में वे तंबू छोड़कर बाहर निकलते हैं और रोज गार्ड को चिकित्सकों की देखभाल करने का आदेश देती है। वे लड़ाई में भाग लेते हैं और रोज उसाटो को बताती है कि उसने एक सैनिक से कुछ सुना है। वह उसे काले डार्क नाइट के बारे में बताती है जो अजीब जादू का उपयोग करके सैनिक को मार गिराता है और उसे सावधान रहने का आग्रह करती है। उसाटो इस काले डार्क नाइट को अपने दृश्य में याद करता है और अचानक से अपने कदम रोक लेता है। रोज यह जानना चाहती है कि उसके साथ क्या गलत है, लेकिन वह कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है। वह उसे एक और सलाह देने का फैसला करती है और उसे समझाती है कि वह किसी की भी जान नहीं ले सकता। वह उसे बताती है कि उसकी भूमिका जीवन बचाने की है और वह मूर्ख होने के लिए कह देती है। वह उसे एक दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है उसके बारे में बताती है। उसाटो उस तकनीक से प्रभावित है और सोचता है कि क्या वह इसे केवल उसके लिए बनाई है। वह उसे मुफ्त सलाह देने के लिए धन्यवाद देता है और वे अलग अलग रास्ते लेते हैं। जैसे ही उसाटो युद्ध क्षेत्र में दौड़ता है, वह कई शव देखता है। वह लड़ाई के केंद्र में पहुंचता है और एक राक्षस को एक सैनिक को मारने की कोशिश करते देखता है। वह सैनिक को बचाता है और उसका जल्द ही इलाज करता है, लेकिन एक राक्षस उसे रोक लेता है। वह उस राक्षस पर हमला करता है, लेकिन उसाटो उसके हमले से बच जाता है और चलता रहता है। इतने में रोज राक्षसों पर कूदकर उनके बीच से गुजरती हुई युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों का इलाज करती है। उसाटो घायल सैनिकों का इलाज करता है और उन्हें थोड़ा आराम करने या फिर युद्ध क्षेत्र छोड़ने के लिए कहता है। इनुमाकी सामने के मोर्चों को साफ कर देती है और सेना कमांडर को घायल सैनिकों को लड़ाई से हटाने का आदेश देती है। जबकि वह आगे बढ़ती है, कजुकी उसके साथ जुड़ता है और वे महत्वपूर्ण लक्ष्य तक रास्ता साफ करने का फैसला करते हैं। डार्क नाइट कजुकी उसे विशाल सांप के बारे में बताता है और वे उसे मारने का निर्णय लेते हैं। अपने लक्ष्य पूरा कर लेने के बाद इनुमाकी अपने सैनिकों को अपने पीछे चलने का आदेश देती है, लेकिन अचानक काला डार्क नाइट उनके सामने आ खड़ा होता है कुछ राक्षसों के साथ। सभी डार्क नाइट के दिखने से हैरान हैं और इनुमाकी समझती है कि यह किसी भी राक्षस से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए वह अपने सैनिकों को पीछे रहने का आदेश देती है, लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वे डार्क नाइट की ओर बढ़ने लगते हैं।
वह उन्हें पीछे हटने के लिए गुहार लगाती है, लेकिन वे नाइट पर अपने भालों से हमला करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने नाइट को नुकसान पहुंचाया है और कज़ुकी अब तक जानना चाहता है कि नाइट प्रतिरोध क्यों नहीं कर रहा है। इनुमाकी को पता चलता है कि नाइट दर्द महसूस नहीं करता और नाइट सैनिकों पर हमला करता है और यामाकी उन्हें फिर से पीछे हटने के लिए गुहार लगाता है, लेकिन वे अचानक घायल हो जाते हैं। कज़ुकी नाइट पर हमला करने वाला है सैनिकों से बदला लेने के लिए, लेकिन इनुमाकी ने उसे मारा, जिससे उसका हमला नाइट के कंधे पर छूता है। कज़ुकी अब जानना चाहता है कि उसने उसे क्यों रोका और वह उसे बताती है वह नाइट पर सीधा वार नहीं करना चाहिए। वह समझती है कि नाइट रिफ्लेक्ट जादू का उपयोग करता है और कज़ुकी अचानक अपने कंधे पर घायल हो जाता है। इनुमाकी हैरान है कि प्रतिबिंबित जादू उसके कवच के माध्यम से गुजर गया। वो जानना चाहती है कि वह ठीक है और वह उसे बताता है कि यह बस एक खरोंच थी विद पुसेडेट। उसने इस बात का पता लगाया कि नाइट का कवच इस पर किए गए किसी भी हमले को अटैकर तक वापस भेज देता है। नाइट उसे बताता है कोई भी व्यक्ति पहले कभी भी उसकी क्षमता को इतनी जल्दी नहीं पहचान पाया है। वह उससे कहता है कि वह उसे भाग न जाए क्योंकि वह बहुत मजबूत और होशियार प्रतीत होती है। उसातो मैदान पर दौड़ता है जब वह अचानक अपनी दृष्टि का फ्लैशबैक प्राप्त करता है। वह इसे दूर करने के लिए अपने उपचारात्मक जादू का उपयोग करता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। एक राक्षस उसकी कमजोर स्थिति में उसे मारने वाला है, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और भाग जाता है, लेकिन वह गिर जाता है और राक्षस फिर से उस पर हमला करने वाला है। लेकिन सैनिक जिसे उसने अभी ठीक किया था उसकी मदद करता है। वह सैनिक से हीरो का स्थान पूछता है और वह उसे बताता है कि वे मुख्य मोर्चे पर हैं। उसातो मुख्य मोर्चे की ओर जाने का फैसला करता है और वह आशा करता है कि कज़ुकी और इनुमाकी अभी भी जीवित हैं। जब वह पहुंचता है सैनिक राक्षसों से लड़ रहे हैं मुख्य मोर्चे पर, इसीलिए इनुमाकी और कज़ुकी नाइट को हराने का फैसला करते हैं, जबकि अन्य राक्षस व्यस्त हैं। कज़ुकी अब जानना चाहता है कि नाइट के खिलाफ वे क्या कर सकते हैं क्योंकि वह उनके हमलों को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन इनुमाकी उन्हें अपना प्लान बताती है। वह उसे बहुत खतरनाक मानता है, लेकिन वह उन्हें बताती है कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसाटो उन्हें ठीक कर देगा। नाइट देखता है कि वे उससे लड़ने के लिए तैयार हैं और वह उन पर हमला करता है। वे उसके हमलों से बचते हुए उस पर धावा बोलते हैं और इनुमाकी अपना जादू प्रयोग करती है जो भूमि को बाधित करता है और नाइट की दृश्यता को अवरुद्ध करता है। वे धूल में घुसकर नाइट पर हमला करते हैं, लेकिन वह उनके हमलों को प्रतिबिंबित करता है। इनुमाकी को उम्मीद थी कि नाइट उन हमलों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता जो वह नहीं देख सकता, लेकिन वह गलत थी। वह अचानक देखती है कि नाइट के पीछे का हमला प्रतिबिंबित नहीं हुआ, इसीलिए वह अपनी रणनीति को एक बार फिर से आजमाने का फैसला करती है। नाइट का कवच से टेंटिकल्स निकालकर उन पर हमला करता है, लेकिन वे उसके हमलों से बचते हैं। इनुमाकी अपनी बिजली की क्षमता का उपयोग करके अपनी गति बढ़ाती है और वह नाइट के पीछे चली जाती है। कज़ुकी उसकी योजना को समझता है और वह नाइट को अंधा करने का फैसला करता है। नाइट उनकी रणनीति से थक गया है, लेकिन अचानक इनुमाकी नाइट को पीछे से हमला करती है और नाइट घायल हो जाता है। इनुमाकी को पता चलता है कि नाइट उस हमले को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता जिसे वह नहीं देख सकता। वह कज़ुकी से नाइट पर हमला करने को कहती है क्योंकि वह उस हमले को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही कज़ुकी नाइट पर हमला करता है वह उन्हें प्रतिबिंबन कौशल को ट्रिगर करता है। इनुमाकी हैरान है। नाइट उन्हें धोखा देने में कामयाब रहा है कि वह हमले को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता जो वह नहीं देख सकता। वह इनुमाकी को बताता है कि किसी ने भी उसे कभी नहीं घायल किया है और कोई भी उसे कभी घायल नहीं कर सकेगा। मुज़ातो मुख्य मोर्चे तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह देर से पहुंचता है। इनुमाकी घुटनों पर गिर जाती है। उसाटो को निराश होकर देखती है कि वह असफल रही। ये सीज़न यहीं एंड होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार रिकैप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो कमेंट करें या इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द रिकैप।